हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जानती हूँ स्टोरी बहुत दिनों बाद दे रही हूँ, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी और वीडियो एडिट भी नहीं कर पा रही थी। मैंने मैरिज विद मॉन्स्टर, मैरिज विद बीस्ट दोनों ख़त्म कर दिया। और जो मैंने लास्ट वीडियो डाली उसमें मैंने आपसे जिक्र किया था माई मिस्टीरियस मिस्ट्रेस का। गाइज उस कहानी को मैं अभी पोस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो कहानी मेरे पास ही अभी कंप्लीट नहीं है। तो ऐसा ना हो कि कहानी आपके पास पहुंच जाए और इनकम्प्लीट कहानी पहुंचे, तो फिर इससे बेटर ये है कि जब मैं उस कहानी को तभी दूं जब वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाए। तब तक के लिए, जब तक मैं उस कहानी को कंप्लीट कर रही हूं, आप तब तक के लिए ये दूसरी कहानी है जो आप सुन सकते हैं, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट किलर विद द नाइट एंगल। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जर्मनी का और एक लड़की है बुलबुल जो कि कोलकाता की बंगाली गर्ल है। जो बंगाल से हैं वो इस कहानी से रिलेट करेंगे। तो पहले आप कहानी सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। बर्लिन जर्मनी की राजधानी किसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर सिर्फ दीवारें और खंडहर बिल्डिंग थी। शायद यहाँ का कंस्ट्रक्शन सालों पहले ही बंद हो गया था। वहाँ मौजूद बड़े से हॉल के बीचों बीच एक सेंट्रल टेबल लगी हुई थी। उस सेंट्रल टेबल के एक तरफ एक 55 साल का आदमी जिसने ओवरकोट पहना हुआ था और काउबॉय कैप पहनी हुई थी। उसकी नीली आंखें और मुंह में दबे सिगरेट से यह पता चल रहा था कि वह कोई शरीफ इंसान नहीं है। उस टेबल की दूसरी तरफ कुर्सी पर एक शख्स अपने एक पैर के ऊपर दोनों पर चढ़कर बैठा हुआ था। उसने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था। उम्र यही कोई 26 साल, 6 फीट हाइट, हल्की भूरी आंखें, शार्प जो लाइन और चौड़ा सीना। ये शख्स अपने आप में किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब है। नीली आंखों वाले आदमी ने सामने की तरफ देखते हुए पहले अपने मुंह से जलती हुई सिगार को निकाला और फिर एक धुआं छोड़ते हुए जर्मन भाषा में कहा, रोबी, तुम्हें जितने पैसे मिले हैं मैं तुम्हें उसका डबल दूंगा। मेरे लिए कम करो। सामने बैठा भूरी आंखों वाला वह शख्स एक गंदी हंसी हंसना है और कहता है, रोबी पैसों के लिए काम जरूर करता है लेकिन ईमानदारी से, और मेरी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता। इसका एग्जाम्पल तुम भी हो। तभी वहां पर एक खटखट की आवाज आती है। उन दोनों का ध्यान साइड की एक पिलर पर जाता है जहां पर एक लड़की बहुत ही शर्ट और रिवीलिंग कपड़े पहने अपने हाई हील से जमीन पर टक-टक मार रही थी। वह लड़की जर्मनी की थी। उसकी होठों पर गहरी लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी जिसके बीच में एक सिगरेट लगी हुई थी। उस लड़की ने अपनी नशीली आंखों से रोबी की तरफ देखा और अपने होठों से सिगरेट निकालकर उसका धुआं छोड़ते हुए कहा, आई लाइक योर स्टाइल। रोबिन के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान। सामने बैठे नीली आंखों वाले आदमी ने लड़की को घूर कर देखा और कहा, यू बीच तुम सोती मेरे साथ हो और नज़र दूसरे मर्दों पर रखती हो। लड़की ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि वह अपनी आंखों से लगातार रोबी को ही घूर रही थी। उस नीली आंखों वाले आदमी ने रोबी को देखकर कहा, रोबी, मैं अभी कह रहा हूँ, मैं तुम्हें 3 गुना देने को तैयार हूँ, मेरे साथ हाथ मिला लो। रोबी ने अपने चेहरे पर एक एरोगेंट स्माइल के साथ कहा, हाथ तो मैं किसी के साथ नहीं मिलाता हूँ, यू नो व्हाट, बहुत बीमारियां होती है। और जहाँ तक बात रही पैसों की, तो मैं चोर हूँ पर ईमानदार हूँ और जिससे पैसे लिए हैं मैं उसके साथ कभी बेईमानी नहीं करूँगा। ऐसा कहते हुए रोबी ने अपना एक हाथ उठाया जिसमें एक गन थी। किसी को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला और रोबी ने वह गन फायर कर दी। साइलेंसर लगा होने की वजह से आवाज नहीं हुई, लेकिन एक ही मिनट में वो नीली आंखों वाला आदमी ढेर हो गया। रोबी के चेहरे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी। वह बहुत शांति से उस आदमी के शरीर से बहते हुए खून को देख रहा था और वह लड़की, उसे तो जैसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने उसी तरीके से सिगरेट के धुएं को उड़ते हुए रोबी के पास आती है और उसके पीछे से होते हुए उसके शोल्डर पर हाथ फेरते हुए दूसरी तरफ चली जाती है। रोबी एक नज़र उस मरे हुए आदमी को देखा है और फिर कुर्सी से खड़ा होते हुए उस ओर चला जाता है जहां वह लड़की गई थी। रोबी जब वहां पहुंचता है तो देखा है कि स्लैब के ऊपर वह लड़की बहुत ही वैध तरीके से बैठी हुई थी। उसके इस तरीके से बैठे देखने पर किसी को भी शर्म आ जाए, पर रोबी बिना भाव के आगे बढ़ता गया। उस लड़की ने सिगरेट का आखिरी कस लेते हुए उस एक तरफ उछाल दिया और अपने होठों से सिगरेट का धुआं छोड़ने लगी। जब रोबी उस लड़की के बहुत करीब आ गया तो उस लड़की ने अपने होठों को अपने दांतों तले दबा लिया और अपने चेहरे को ऊपर करके अपनी सुराहीदार गर्दन रोबी के सामने रिवील कर दी। रोबी ने अपने एक हाथ से उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ा और उसके गर्दन को चूमने लगा। थोड़ी देर बाद उस लड़की के कपड़े और रोबी के कपड़े स्लैब के नीचे गिरे हुए थे और उसे कमरे से सिर्फ चीखे और कहारों की आवाज आ रही थी।
सब कुछ खत्म होने के बाद वह लड़की रॉबी के सीने पर सांप की तरह लूटी हुई थी और रॉबी ने अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे रखे हुए एक टक सीलिंग को देख रहा था। वह लड़की अपना चेहरा उठाती है और रॉबी के चेहरे के पास आते हुए जैसे ही वह उसके होठों की तरह बढ़नी है, रॉबी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। उस लड़की ने हैरानी से रॉबी को देखते हुए जर्मनी में कहा, "What happened?" रॉबी ने उस लड़की को कंधे से अपने पकड़कर अपने ऊपर से हटाया और बकते हुए कहा, "तुम मेरे लिप्स को किस करना डिजर्व नहीं करती हो।" वह लड़की अपनी आंखें छोटी करते हुए रॉबी को देखते हैं, मतलब वह उसके साथ इंटीमेट हो चुका है, लेकिन वह लड़की उसके लिप्स पर किस नहीं कर सकती है। उसने एक गंदी गाली देते हुए कहा, "WTF!" उद्धरण चिन्ह। रॉबी स्लैब से नीचे उतरता है और अपने कपड़े पहनते हुए कहता है, "ऑल डन स्वीट हार्ट, वैसे तुम चाहो तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ।" वह लड़की जो इस समय बिना कपड़ों के रॉबी के सामने आधी लेटी हुई थी, उसने रॉबी के गले में बाहें डालते हुए कहा, "तुम बस मुझे एक किस करने दो, उसके बाद देखो तुम्हें जन्नत की सैर कराती हूँ।" रॉबी ने अपने चेहरे पर एक इविल स्माइल रखते हुए उसे खुद से दूर किया और कहा, "मेरे होठों तक पहुंच जाओ, इतनी औकात नहीं हुई है तुम्हारी।" उस लड़की की आंखें छोटी हो गई। उसने कहा, "तुम कहना क्या चाहते हो?" उद्धरण चिन्ह। रॉबी ने कहा, "मैं बहुत सी लड़कियों के साथ फिजिकल हो चुका हूँ, लेकिन कोई भी लड़की मेरे होठों तक नहीं पहुंच सकी, क्योंकि जो लड़की मेरे होठों तक पहुंच जाए उसका कनेक्शन सीधे मेरे दिल से होगा और मेरे दिल में जगह बना ले, ऐसी लड़की आज तक पैदा नहीं है।" उस लड़की ने बहुत ही अदाओं के साथ रॉबी के सीने पर हाथ फेरते हुए कहा, "तुम मुझे मौका तो देकर देखो, हो सकता है तुम्हारे दिल में पहुंचकर मैं अपने लिए जगह बना लूं।" रॉबी ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर झटकते हुए कहा, "तुम जैसी लड़कियां सिर्फ बेड पर अच्छी लगती हो, लाइफ में नहीं। और वैसे भी रॉबी एक बार यूज की हुई चीज दोबारा नहीं यूज नहीं करता।" वह लड़की हैरान रह गई। 5 मिनट बाद रॉबी अपने कपड़ों को सही करता हुआ वहां से बाहर निकलता है और कमरे की स्लैब के ऊपर वह लड़की बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। उसकी रेड ड्रेस उस स्लैब के नीचे बेदर्दी तरीके से पड़ी हुई थी और उस लड़की के हाथ स्लैब से लटक रहे थे। उसके सर बीचों बीच गोली के निशान लगा हुआ था। रॉबी ने इस लड़की को गोली मार दी। रॉबी उस कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर आता है और अपनी गाड़ी में बैठते हुए बुगाटी स्टार्ट करता है। स्टलिंग व्हील पर लगे हुए फोन से कनेक्ट होता है और किसी से कहता है, "सामने वाली पार्टी को कह दो काम हो गया, बाकी के पैसे भिजवा दे।" सामने से कोई ओके बोलता है। रॉबी फोन काट के डैशबोर्ड से एक सिगरेट निकलता है और उसे जलते हुए ड्राइव करता है। 10 मिनट बाद रॉबी के फोन पर एक मैसेज आता है। उसके अकाउंट में 10 लाख यूरो आ गए थे। रॉबी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ और उसने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए एक मैसेज टाइप किया। सामने से 2 स्माइली और हैप्पी वाले इमोजी आए। जर्मनी के एक समंदर के किनारे एक शानदार क्रूज में रॉबी क्रूज में के बने बेडरूम में आता है और आने के साथ वह सबसे पहले बाथरूम में चला जाता है। वह अपने सारे कपड़े उतार कर सिर्फ पेट में शावर के नीचे खड़ा होता है। उसका मजबूत सीना, बाइसेप्स और सिक्स पैक उसे किसी हॉट लेडी किलर का लुक दे रहे थे। वैसे किलर तो वह था ही, पर उसे इस लुक में देखने के बाद कोई भी लड़की अपनी जान दे दे। उसके उभरे हुए सीने पर एक तरफ में बहुत बड़ा सा चक्र की तरह कोई टैटू बना हुआ, यहाँ तक कि उसके शोल्डर पर भी एक तरह एक साइड में जर्मनी में कुछ लिखा हुआ था और दूसरी साइड एक अजगर का टैटू बना हुआ था। उसे अजगर के टैटू ने उसके लेफ्ट हैंड को पूरा कर रखा था। उसका टैटू रियल इफेक्ट ही देता था, डॉट, जैसे कि किसी अजगर ने सच में उसके हाथ को जाकर रखा है। यहाँ तक कि उसके गर्दन पर भी एक दर्द डेविल का टैटू था और पीठ पर ईगल के पंख जिसे उसके पूरे पीठ को कवर कर रखा था। इतने सारे टैटू होने के बावजूद भी उसकी बॉडी एकदम फिट और अट्रैक्टिव थी। रॉबिन अपने अक्स को शीशे में देखा हुआ कुछ सोच रहा था और पानी की बूंदें उसके शरीर पर मोतियों की तरफ फिसल रही थी। रॉबी जीस क्रूज पर था। थोड़ी देर बाद क्रूज के सामने एक चमचमाती हुई लैम्बोर्गिनी अगर रुकती है। उसे लैम्बोर्गिनी का दरवाजा ओपन और एक तरफ से एक 25 साल का लड़का आंखों में शेर लगता हुआ बाहर। दिखने में ये भी काफी अट्रैक्टिव था, लेकिन रॉबी से थोड़ा कम। तभी उस कार का दूसरा दरवाजा ओपन होता है और वहां से भी एक 25 लड़का बाहर निकलता है। ये लड़का जर्मनी का ही है। ये दोनों लड़के दिखने में काफी हैंडसम लग रहे थे। हाँ, रॉबी जितने अट्रैक्टिव और मस्कुलर नहीं थे, लेकिन उस कम भी नहीं। वह दोनों लड़के उस क्रूज को देखते हैं तो पहले लड़का कहता है, "अलेक्स, क्या क्रूज है यार,
मनाना पड़ेगा रॉबिन को। अपना दोस्त सच में बहुत दिलदार है। मतलब उसके पास पैसे आ जाए तो खर्च करने में अपना यार कंजूसी नहीं करता। जर्मनी लड़का जिससे उसे दूसरे लड़के ने अलेक्स का कर बुलाया था, उसने उस लड़के को घूरते हुए देखा और टूटी फूटी हिंदी को जर्मनी भाषा में मिलते हुए कहा, निखिल, जब तुम दोनों से दोस्ती की थी तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि हो ना हो तुम दोनों मुझे एक दिन अपनी तरह बना ही दोगे। आधा इंडियन तो तुम दोनों ने मुझे बना दिया और लगता है कि पूरा गैंगस्टर बना दोगे। अबे साले, रॉबी किलर है, कॉन्ट्रैक्ट किलर, पैसे लेकर लोगों को मारता है। तुझे पता भी है अगर यहाँ की पुलिस को उसके बारे में पता चल गया ना तो वह उसे उठाकर जेल में डाल देंगे और यहाँ पर सजा के रूप में सिर्फ मौत मिलती है, माफी नहीं। निक ने अलेक्स को देखकर कहा, उद्धरण चिन्ह, वह कौन सा पहली बार यह काम कर रहा है? 15 साल की उम्र से ये कर रहा है, आज तक कभी पकड़ा नहीं गया ना? क्योंकि रोबी और रॉबिन दोनों एक ही इंसान हैं। या आज तक यहाँ की पुलिस जान ही, उसके जितने भी ठेकेदार हैं वह सब उसे रोबी के नाम से जानते हैं। बस हम हैं जो उसका नाम रॉबिन जानते हैं। रिलैक्स यार, तू क्यों इतना डरता है? कुछ नहीं होगा। अलेक्स कुछ कहना चाह रहा था। निक उसे कंधे से पकड़ता हुआ आगे धकेलता है और कहता है, अब जो भी बात करनी है अंदर चल कर रॉबिन हमारा इंतजार कर रहा होगा। वह दोनों अंदर पहुंचते हैं। पूरा हॉल खाली था। वह दोनों जाते हैं और सोफा पर जाकर बैठ जाते हैं। निक अलेक्स से कहता है, यू वॉन्ट ड्रिंक? अलेक्स हाँ में सर हिलता है तो निक सोफे से खड़ा होते हुए वहां पर लगे एक फ्रिज की तरफ जाता है। जैसे ही वह फ्रिज के पास पहुंचता है, बाथरूम का दरवाजा खुलता है और बाथरूम पहने रॉबिन बाहर आता है। उसके चेहरे पर शांति के भाव थी। वह उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहता, आ गए तुम दोनों, कब से इंतजार कर रहा था। निक और एलेक्स दोनों रोबी को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। रॉबिन जाकर एलेक्स के बगल में बैठ जाता है और अपने हाथ से उसके कंधे पर मरते हुए कहता है, तू ठीक है ना? अलेक्स हाँ में सर हिलता है तो निक फ्रिज खोलते हैं और उसमें से बियर की 2 कैन निकलते हुए कहता है, ये साल तो डर रहा है कि तुझे पुलिस पकड़ लेगी। निक ने वह दोनों कैन रॉबिन और एलेक्स की तरफ उछाल दी। रॉबिन और एलेक्स ने एक एक करके उस कैन को कैच कर लिया। रॉबिन हंसते हुए कैन ओपन करता है और कहता है, तू पागल है क्या? क्या छोटी छोटी बातों पर टेंशन देने लगता है? मुझे पुलिस कभी नहीं पड़ सकती। निक भी अपना कैन लेकर सोफे पर आकर बैठ जाता है और तीनों अपना ड्रिंकिंग एंजॉय करते हैं। अलेक्स कहता है, यार मैं अभी कह रहा हूँ ये काम छोड़ दे, ये हम तीनों पढ़े लिखे हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे। रॉबिन हंसते हुए अपना कैन नीचे रखना है और एक सिगरेट निकलते हुए कहता है, तू पागल है क्या? बुढ़ापे के काम अभी जवानी में करूँगा। निक कहता है, और नहीं तो क्या, और वैसे भी तेरे बाप का बिजनेस है। हम दोनों के बाप का कौन सा बिजनेस है? हम दोनों तो अनाथ है। रॉबिन घूरकर निक को देखा है और कहता है, शट अप निक, तू जानता है मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। किसने कहा कि हम अनाथ हैं? तुम दोनों हो ना मेरी फैमिली। तुम दोनों मेरे दोस्त नहीं हो, मेरे भाई हो और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं की तुम इस तरह की बात को उठाओ, इसलिए आज के बाद ये बात नहीं होनी चाहिए। अलेक्स रॉबिन को पीछे करते हुए कहता है, रिलैक्स रॉबिन, उसने बस ऐसी कह दिया था। और मेरे बाप का होना भी कोई होना है क्या? मेरी मॉम के मरने के बाद उन्होंने किसी दूसरे औरत से शादी कर ली, इसलिए तो मैं उनसे दूर हो गया। और मेरे लिए भी तुम दोनों ही मेरा परिवार हो, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम में से किसी को कुछ हो। रॉबिन अलेक्स के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तो चल तेरे इस डर और फिक्र को खत्म करते हैं। आज रात जम के पार्टी करेंगे। 3 लड़के अपना अपना कैन उठाते हैं और हवा में हाथों ऊपर करते हुए चेयर्स करते हैं और एक दूसरे से कैन टकरा के उसे पीने लगते हैं। रात का वक्त जर्मनी की बदनाम गलियों में नाइट क्लब की जगमगाहट और रंगीनियां। जर्मनी का ये हिस्सा अक्सर चर्चा का केंद्र रहा है। एक नाइट क्लब में एक बार की टेबल पर बैठे रॉबिन, एलेक्स और निक तीनों अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। आसपास के लोगों ने नाचते गाते हुए अपने होश खो रखे थे। तीनों लड़कों ने भी अच्छी खासी ड्रिंक की हुई थी, लेकिन इतने होश में थे कि उन्हें पता चले कि आसपास क्या हो रहा है। तभी रॉबिन का ध्यान सामने जाता है। डांस फ्लोर पर पोल डांस कर रही एक लड़की रॉबिन को देखते हुए सेडिक्टिव इशारे कर रही थी। रॉबिन ने उस लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर भी एक इविल स्माइल आ गई। निक ने जब रॉबिन को ऐसा करते देखा तो उसके चेहरे पर एक नॉटी स्माइल आ गई और उसने अलेक्स के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा,
इसका तो काम हो गया। वह लड़की बहुत ही अंदाज में रॉबिन के पास आती है और उसके गर्दन पर हाथ फेरते हुए बहुत ही सेडिक्टिव वॉइस में कहती है कि क्या वह उसकी कुछ मदद कर सकती है। ये बात उसे लड़की ने जर्मनी भाषा में कही थी। रॉबिन उसकी बातों का मतलब अच्छे से समझता था। जाहिर सी बात है, यह एक नाइट क्लब था और रेड लाइट एरिया में मौजूद था। यहाँ लड़की और क्या क्या कर सकती है, ये बात तो वो अच्छी तरह से जानता था। वह पहले भी कई बार यहाँ आया था और कईयों के साथ यहाँ से गया भी था। रॉबिन ने उसे लड़की को ऊपर से नीचे तक घुरा और उसकी क्लीवेज पर अपनी नज़र बढ़ाते हुए अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और बार काउंटर पर रख दिया। उस लड़की की नज़र जब उसे पैसों पर गई तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। जाहिर सी बात है, रॉबिन ने उसकी कीमत दी थी। उसने रोबी के शर्ट के बटन के एक सिरे को अपने हाथ से पकड़ा और बहुत ही मदहोशी के साथ कहा, उद्धरण चिन्ह, कॉम विथ मी। रोबी अपनी जगह से खड़ा होता है और उन दोनों को देखते हुए एक आंख मार देता है। एलेक्स और निक दोनों उसे देखकर हंसने लगते हैं और रॉबिन उस लड़की के साथ ऊपर फ्लो की तरफ चला जाता है। वह लड़की रॉबिन को लेकर एक प्राइवेट रूम में जाती है और अंदर जाते ही वह अपने कपड़े उतारने लगती है। वह लड़की डांस करते हुए में रॉबिन के पास आती है और उसके कंधे पर धक्का देते हुए उसे सोफे पर गिरती है। रॉबिन जैसे ही सोफे पर गिरता है, वह लड़की रॉबिन की गोद में बैठ जाती है और उसके गालों पर हाथ रखते हुए धीरे से उसके होठों की तरफ आने लगती है। पर रॉबिन उसके होठों पर हाथ रखते हुए अपनी आंखों से ना का इशारा करता है और कहता है, मैंने पैसे दिए हैं ताकि तुम मुझे खुश कर सको, ना कि मुझे किस कर सको। ये बात रॉबिन ने जर्मनी में कही थी। वह लड़की हैरान नज़रों से रॉबिन को देखते हुए कहती है, अगर मैं तुम्हें किस नहीं करूंगी तो तुम्हें खुश कैसे करूं। रॉबिन ने उस लड़की को अपनी गोद में उठा लिया और ले जाकर बेड पर पटकते हुए वह अपनी बेल्ट खोलना है और कहता है, तुम पहली नहीं हो जो मेरे होठों तक आने की कोशिश कर रही हो और तुम पहली भी नहीं हो जिसके साथ मैं ये सब कर रहा हूँ। पर जो लड़की मुझे किस करे वह आखिरी होगी। ऐसा कहते हुए रॉबिन उस लड़की के ऊपर आ जाता है और थोड़ी ही देर बाद उस कमरे में इंटिमेसी की आवाज़ आने लगती है। अगले दिन रॉबिन अपनी कार ड्राइव कर रहा था। निखिल उसके बगल में बैठा था और पीछे की सीट पर एलेक्स बैठा हुआ था। वो अपने फ़ोन में कोई गेम खेल रहा था। निक रॉबिन को देखकर कहता है, तो अब क्या करना है, अभी तो तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला, तो क्या सारे पैसे ऐसे ही इसमें ही उड़ते हैं। रॉबिन मुस्कुराते हुए उसको देखा है और सिगरेट के धुएं को खिड़की से बाहर छोड़ते हुए कहता है, तो हमारे पास है ही कौन जिसके लिए हम बचत करें। ना घर है, ना परिवार, ना फैमिली, और जवानी के दिन में अय्याशी नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे का इंतजार करेंगे। पर तुम दोनों बेफिक्र रहो, मैंने उसके लिए भी पहले से इंतजाम कर रखा है और अगर कल को मुझे कुछ हो भी जाता है तो तुम दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी। निखिल रॉबिन के शोल्डर पर मरते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहा है, हमें नहीं चाहिए कोई पैसा वैसा, हमें बस हमारा यार चाहिए। एलेक्स भी निखिल की बात से सहमत होते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तू पैसे से हमारी दोस्ती को तोड़ सकता है, और खबरदार जो आज के बाद ये बात कही तो। रॉबिन ने कहा, अच्छा ठीक है नहीं कहूँगा। रॉबिन एक रास्ते की तरफ गाड़ी ले जा रहा था। निखिल हैरान होते हुए कहा, तू घर जा रहा है। रॉबिन ने सिगरेट को खिड़की से बाहर फेंकते हुए कहा, हाँ 2 साल हो गए घर नहीं गया हूँ, जाकर देख लेता हूँ घर सही सलामत है या नहीं, वैसे भी मॉम डैड की आखिरी निशानी है वह घर। रॉबिन की गाड़ी शहर से दूर जर्मनी के एक शांत इलाके में आकर रुकती है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत ही खूबसूरत मकान बने हुए थे। भले ही मकान का साइज बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ की खूबसूरती में उस मकान को किसी 5 स्टार रिजॉर्ट से काम नहीं दर्शा रहा था। रॉबिन उन छोटे मकानों को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। इन गलियों में उसका बचपन गुजरा था, जब वह सिर्फ बच्चा था, सिर्फ रॉबिन था, तब वह सिर्फ एक मासूम सा बच्चा था, कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं। रॉबिन उस गली के आखिरी छोर पर पहुंचता है, जहां पर एक बहुत ही खूबसूरत सा पुराना मकान था। समय की मार ने उस मकान की हालत थोड़ी सी खस्ता करती थी और धूल मिट्टी ने वहां अपना बसेरा जमा कर गया था। आंगन में सूखे हुए पेड़ और सूखी हुई घास में रॉबिन अपना बचपन देख पा रहा था। जब वह अपने माता पिता के साथ यहाँ रख रहता था, वह देख रहा था कि सामने रॉबिन 10 साल का है और उसकी माँ आंखों पर पट्टी बांधकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरे ही पल रॉबिन के पिता आते हैं
और उसकी माँ को पीछे से पकड़कर गोल गोल घूमने लगते हैं। और रॉबिन ये देखकर जोर से खुश होता है और ताली बजाने लगता है। अपने बचपन के इन खूबसूरत फलों को याद करते हुए रॉबिन की आंख भर गई। निखिल और एलेक्स को पता चल गया कि रॉबिन भावुक हो गया है। एलेक्स में जाकर रॉबिन के कंधे पर हाथ रख, तो रॉबिन ने अपने आंखों के किनारे साफ करते हुए कहा, वह कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो अंदर चलते हैं। रॉबिन दरवाजे पर जाता है और एक चाबी से घर का दरवाजा खोलना है। रॉबिन पहला कदम ही अंदर रखना है कि उसके नीचे पेपर्स के कुछ देर नजर आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनकम टैक्स बिल, कम्युनिटी डिपॉजिट। रॉबिन ये सब बिल्स और डिपॉजिट ऑनलाइन भर दिया करता था। फिर भी वह लोग एक हार्ड कॉपी रॉबिन के रेसिडेंशियल एड्रेस पर जरूर सेंड करते थे। रॉबिन ने अन बिल्स की तरफ देखा भी नहीं और इकट्ठा करके उन्हें एक साइड टेबल पर रख देता है। निखिल और एलेक्स भी साथ में ही अंदर आते हैं। रॉबिन एक बार उस घर को देखने लगता है। छोटा सा घर था, पर एक छोटी सी फैमिली के रहने लायक था। लिविंग रूम में लगे सोफा, उसके साथ में ही अटैच बालकनी और बालकनी से थोड़ा पहले एक छोटा सा किचन। रॉबिन देख पा रहा था अपने बचपन की छवि को, कैसे उसकी माँ किचन में खड़े होते हुए खाना बना रही थी। रॉबिन स्लैब पर बैठा हुआ था और उसकी माँ उसे चम्मच में करके कुछ खिला रही थी, तो रॉबिन ने वाव में उंगली का इशारा किया। रॉबिन अपने सामने अपने बचपन को गुजरा हुआ देख रहा था। इस घर के हर कोने से उसकी याद जुड़ी थी। रॉबिन अपनी यादों में खोया हुआ था। निखिल रॉबिन के पास आता है और कहता है, डूड, ये खंडहर जैसी जगह में अब तो नहीं रहा जाएगा। रॉबिन एक फीकी सी हंसी हंसना है और कहता है, डोंट वरी, मैं किसी को बोलता हूँ, ये वहाँ की सफाई करवा देगा। शाम तक क्लीनर ने रॉबिन का पूरा घर अच्छे से साफ कर दिया था। रॉबिन, एलेक्स और निखिल यही रहने वाले थे जब तक रॉबिन को अगला कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा था। 10 दिन हो गए थे। रॉबिन अपने मॉम डैड के घर में ही रह रहा था। वह रात अपने रॉबी कॉन्ट्रैक्ट किलर वाली मेल आईडी पर किसी नए कॉन्टैक्ट के डिटेल्स सर्च करता है, लेकिन आज भी उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। रॉबी परेशान हो गया। 10 दिन से उसे किसी के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा था। रात हो चुकी थी। एलेक्स रॉबी के कमरे में आता है और कहता है, रॉबी, रात हो गई है, चल खाना खा लेते हैं। रॉबी अपना लैपटॉप बंद करता है और कहता है, तुम लोग खा लो, मेरा मन नहीं है। अब तक निक वहां आ गया था। वह रॉबी को देखकर कहता है, क्या बात है रॉबिन, कुछ प्रॉब्लम है क्या? रॉबिन ने झुंझलाते हुए कहा, 10 दिन हो गए, मुझे एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। निखिल ने कहा, अरे तो क्या हुआ, किसी को भी जरूरत नहीं होगी किसी को मारने की, और वैसे भी हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम लोग 6.7 महीने या साल भर आराम से गुजर कर लेंगे। रॉबिन ने कहा, बात वह नहीं है कि हमारे पास कितने पैसे हैं या कितने नहीं हैं। अगर मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ रख बैठा रहा ना, तो जल्दी मेरे हाथ से सारे कॉन्ट्रैक्ट और ठेकेदार चले जाएंगे। उन्हें लगेगा कि मैं किसी का काम ही नहीं कर रहा हूँ। एलेक्स ने कहा, अरे यार, अभी किसी को जरूरत नहीं होगी, इसलिए तुझे कोई काम नहीं दिया। अब जरूरी थोड़ी ना है हर कोई हर किसी को मारना ही चाहता हो। रॉबिन फ्रस्ट्रेशन में अपना हाथ दीवार पर मरता है। निखिल आगे आता है और रॉबी को पकड़ते हुए कहता, क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? और ऐसा भी किया हो गया है, बस इन दिनों कोई काम नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा, तू इतना मत परेशान हो। और वैसे भी बहुत दिन हो गए, तूने कोई एक्सरसाइज नहीं की ना, इसलिए इतना परेशान हो गया है। चल बाहर चलते हैं। एलेक्स और रॉबिन दोनों उसके कहने का मतलब अच्छे से समझ रहे थे। रॉबिन ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, मेरा मन नहीं है, तुम दोनों जाओ। एलेक्स रॉबिन को खींचते हुए कहता है, अरे चलना, देख, तुझे बाहर एक मस्त सी आइटम मिल जाएगी जो तेरा एंटरटेन करेगी, फिर देखना तेरा मन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। चल चलते हैं। रॉबिन का मन नहीं था जाने का, लेकिन अपने दोस्त को परेशान देखकर निखिल और एलेक्स दोनों उसे खींचते हुए ले गए। तीनों दोस्त फिर से एक बार में बैठे थे। यह एक ओपन बार था जो किसी होटल के टेरेस पर था। हर बार की तरह बार गर्ल्स सामने की तरह अश्लील डांस पेश कर रही थी। निखिल ने रॉबिन से कहा, बता कौन सी वाली चाहिए? रॉबिन ने उन लड़कियों की तरफ देखा और फिर एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह शॉर्ट ड्रेस वाली। निखिल मैनेजर को पैसे देता है और उस लड़की को रॉबिन के पास आने के लिए कहता है। वह लड़की रॉबिन के पास आती है और रॉबिन को देखकर जर्मनी में कहती है, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ।
रॉबिन अपने दोनों पैरों को खोल देता है और उसे लड़की को अपने लैप पर बैठने का इशारा करता है। वह लड़की रॉबिन की गोद में आकर बैठ जाती है और उसके गले में अपनी बाह डालते हुए उसके नेक पर अपनी गर्म सांसें छोड़ती है। रॉबिन मदहोश हो रहा था। उसने उस लड़की को कमर से पकड़ लिया और कहा, यू पे फॉर दिस बेबी। मैं इस समय बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ और तुम्हें मेरा सारा फ्रस्ट्रेशन झेलना होगा। वह लड़की रॉबिन के गले से अपना चेहरा निकलती है और उसके सीने पर हाथ फेरते हुए जर्मनी में कहती है, मेरे साथ तुम्हें बाकी दुनिया याद ही नहीं रहेगी। रॉबिन उस लड़की की कमर पर अपने हाथ काश देता है, पर तभी वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। रॉबिन ने भी नहीं की थी। रॉबिन के गोद में बैठी वह लड़की अचानक से एक गोली उसके सीने पर आती है और वह लड़की नीचे जमीन पर गिर जाती है। रॉबिन हैरानी से उसे लड़की को देखता है। वह लड़की जमीन पर मरी पड़ी थी और उसके सीने से खून निकल रहा था। तभी वहां पर बहुत सी गोलियों की आवाज आती है। रॉबिन, निखिल और एलेक्स तीनों हैरान हो गए। अचानक से वहां पर कुछ लोग आते हैं और टेबल की तरफ गोलियां चलाने लगते हैं। टेबल पर मौजूद एक शख्स खड़ा होता है और उसके आसपास के लोग भी खड़े होते हैं और दो गुटों के बीच गोलीबारी होने लगती है। रॉबिन हैरान नजरों से वहां देख रहा था। हालांकि उसके लिए गोलियां चलाना या फिर खून देखना या मरे हुए लोग देखना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अचानक से इस तरीके से कुछ लोगों को आसपास में फायरिंग करता देखा हैरान रह रहा था। निखिल जल्दी से रॉबिन के पास आता है और उसे खींचते हुए कहता है, चल यहाँ से, इसमें हमारा कोई सीन नहीं है, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। रॉबिन भी जल्दी से उसके साथ निकल जाता है। वह दोनों जल्दी से लिफ्ट से होते हुए पार्किंग में आते हैं। पार्किंग के पास पहुंचते ही निखिल और रॉबी दोनों रुक जाते हैं। निखिल अपने सर पर हाथ मारते हुए कहता है, एलेक्स कहाँ है? रॉबिन अपने आसपास देखा है। एलेक्स उनके साथ नहीं आया था। उन्हें अचानक याद आता है। एलेक्स को खून देखकर चक्कर आते हैं और उसे घबराहट होने लगती है। कहीं एलेक्स उस फायरिंग की जगह पर ही तो नहीं है। ये सोचते हुए ही रॉबिन हैरान रह गया। जल्दी से दोबारा से लिफ्ट की तरफ भागता है। निखिल भी जब तक लिफ्ट में पहुंचता उससे पहले ही लिफ्ट बंद हो। निखिल सीढ़ियों से होता हुआ टेरेस की तरफ बढ़ा। रॉबिन जब वहां पहुंचता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि एलेक्स एक तरफ खड़ा अड़ से कांप पर रहा था और उसे थोड़ी दूरी पर ही एक आदमी जिसने इस समय एक नकाब अपने चेहरे से लगाया हुआ था, वह एलेक्स को देखकर घूर रहा था और उसके हाथों में एक गन थी जो उसने एलेक्स की तरफ तान रखी थी। आसपास सिर्फ लाशों का ढेर और खून की नदियां बह रही थी। एलेक्स की तो ये देखकर ही हवा निकल गई। एक आदमी उसके सामने गन ताने खड़ा था, एक लंबा चौड़ा कद काठी का आदमी जिसने अपने चेहरे को रुमाल से बंधा हुआ था। उसकी सिर्फ खून से लाल नीली आंखें दिख रही थी। रॉबिन ने जब ये दृश्य देखा तो एक पल के लिए वह कांप गया। अपने माँ बाप को खोने के बाद उसे अब तक न जाने कितने लोगों को मारा होगा, लेकिन उसके हाथ कभी नहीं कांपे। पर आज अपने दोस्त को मौत के सामने देखकर वह बुरी तरह घबरा गया। रॉबिन जल्दी से वहां आता है और उस आदमी से जर्मनी में कहता है, डोंट टी शूट, डोंट टी शूट। इसने कुछ नहीं किया है। हमारा तुम लोगों की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है और हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, जाने दो हमें। वह आदमी जो इस समय एलेक्स के ऊपर गन लिए खड़ा था, अचानक से अपने सामने किसी आदमी को आया देख हैरान रह जाता है। उसे लगा ये कोई मामूली सा आदमी है जो अपने दोस्त को बचाने के लिए आया हुआ है। उसने गन रॉबिन की तरफ किए हुए जर्मनी में कहा, डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह, मेरे लिए तुम दोनों ही खतरा हो। अगर तुमने ये सब किसी को भी बताया तो मेरे लिए खतरा बढ़ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में किसी को कुछ पता चले। ये सब उसने जर्मनी भाषा में बोली थी। उसे लगा रॉबिन कोई मामूली सा इंसान है, वह अभी बस रॉबिन को मार ही देगा और उसके बाद वह एलेक्स को मार देगा। इससे पहले वह आदमी अपने गन से कोई बुलेट फायर करता। रॉबिन ने अपने पीछे छुपी हुई गन को निकाला और उसे आदमी के सर पर वार कर दिया। वह आदमी 1 मिनट में ही ढेर हो गया। उसे लगा नहीं था ये होगा कि रॉबिन के पास गन हो सकती है। उसने रॉबिन को एक मामूली इंसान समझा था। उसे उम्मीद नहीं थी और ना ही वह इसके लिए तैयार था कि रॉबिन अचानक से उसके सर वार कर देगा। अपने बचाव में और एलेक्स की रक्षा के लिए रॉबिन ने 1 मिनट में उस आदमी के सर के बीचों बीच गोली मार दी और वह आदमी वही ढेर हो गया। अब तक निखिल वहां आ गया था। निखिल ने जैसे ही टेरेस पर कदम रखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई।
वह आदमी जिसे रॉबिन ने अभी अभी मारा था, वह रॉबिन की तरफ गन कर खड़ा था। निखिल अपना एक कदम आगे बढ़ा था। उससे पहले ही रॉबिन ने अपने पीछे से गन निकालकर उस आदमी को शूट कर दिया। निखिल उनके पास आता है और हैरानी से कहता है, रॉबिन ये क्या किया तूने? तूने इसे मार दिया। रॉबिन कहता है, अगर मैं उसे नहीं मारता तो वह हमें दोनों को मार देता। निखिल देखता है, वह आदमी जमीन पर मरा पड़ा है। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और माथे से खून निकल रहा था, लेकिन उसके मुंह पर बांध रुमाल अभी तक वैसा का वैसा ही था। निखिल धीरे से उसके पास जाता है और उसके चेहरे से वह रुमाल खींचता है, और अगर ही पल भी निखिल झटके से खड़ा होता है और रॉबिन की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, अबे साले देख तूने किस मार दिया। निखिल के कहने पर रॉबिन जब उस तरफ देखा है तो उसकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई थी। सामने पड़ा वह आदमी जो अब जिंदा नहीं था, वह है जर्मनी का माफिया किंग और अंडरवर्ल्ड का डॉन सैमुअल। सैमुअल को पहचान की जरूरत नहीं है, पूरी जर्मनी और यूरोप जानता है कि सैमुअल इलीगल वर्क में इन्वॉल्व्ड है। यहाँ तक कि उसके कई देशों में भी इलीगल वर्क होते हैं। सैमुअल इस समय माफिया का किंग है। पुलिस और सीबीआई भी सैमुअल को पकड़ने में नाकामयाब रही और उसे इस वक्त एक मामूली सी कॉन्ट्रैक्ट किलर ने अपनी गोली से मारकर ढेर कर रखा था। रॉबिन की खुद की हालत खराब हो गई। उसने कई बार खुद सैमुअल के लिए काम किया था। सैमुअल के आदमियों ने कई बार रॉबिन से कांटेक्ट करके किसी को मरवाने की सुपारी दी थी और रॉबिन ने उनसे अच्छी खासी कीमत भी वसूली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके हाथों अंडरवर्ल्ड के किंग की मौत लिखी है। वह हैरानी से उस तरफ देख रहा था। निखिल जल्दी से रॉबिन के पास आता है और उसे कहता, रॉबिन आसपास कोई नहीं है, जल्दी निकल यहाँ से। रॉबिन कुछ सोचने की हालत में नहीं था, लेकिन निखिल ने मौके की नजाकत को देखते हुए जल्दी से रॉबिन का और एलेक्स का हाथ पकड़ते हुए वहां से ले गया। वह दोनों इस समय शायद किसी सदमे में थे। निक ने रॉबिन और एलेक्स को गाड़ी में बिठाकर निखिल ने खुद ड्राइव करने का डिसाइड किया। वह तीनों घर पहुंचते हैं। सोफे पर बैठते वक्त तीनों के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। रॉबिन ने आज तक कितने ही खून क्यों न किए हो, लेकिन आज पहली बार उसके हाथ कांप पर गए। उसने अंडरवर्ल्ड माफिया सैमुअल का खून कर दिया। ये सोचते ही उसका दिल कांप कर रहा था। निखिल ने कहा, रिलैक्स रॉबिन, कुछ भी नहीं हुआ, किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं है। रॉबिन ने चिल्लाते हुए कहा, पाउटिंग, तेरा दिमाग खराब हो गया है निक। मैंने माफिया किंग को मार दिया है, तुझे इसका अंदाजा भी है। सारी अंडरवर्ल्ड मुझे ढूंढने के पीछे लग जाएगी। तुझे पता भी है वह कितना बड़ा आदमी था। दुनिया के कितने देश की पुलिस उसे ढूंढ रही है, और उसे मैं यहाँ पर एक छोटे से रेस्टोरेंट में अपनी मामूली सी पिस्तौल की गोली से शूट कर दिया। तुझे पता भी है ये कितनी बड़ी बात है। अगर वो लोग मुझ तक पहुँच गए ना, तो वह लोग मुझे गोलियों से भून देंगे। रॉबिन की बात पर एलेक्स और निखिल दोनों डर जाते हैं। निखिल कुछ सोचता है और उसके बाद रॉबिन से कहता है, रॉबिन, वह लोग तब तेरा कुछ बिगड़े होंगे ना जब तूने कुछ किया होगा। तूने देखा तो था, वहां पर दो गुटों के बीच लड़ाई हुई थी। हमें नहीं पता वहां पर हमलावर कौन थे, और तुझे सैमुअल को मारते हम दोनों के अलावा और किसी ने नहीं देखा है। मतलब कोई तेरे बारे में उन्हें बता सके, इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन फिर भी वह लोग तेरी तलाश जरूर करेंगे, क्योंकि वहां पर जितने लोगों को फायरिंग से मरे हैं उन सब के अंदर एक गोली होगी, लेकिन सैमुअल के शरीर से सबसे अलग गोली बरामद होगी। इसका मतलब उन सबको शक जाएगा और कहीं वह लोग तुझे तक पहुंच जाएंगे तो तेरा डर सही साबित होगा। पर वो लोग तुझ तक पहुंचे इससे पहले तू यहाँ से चला जा। निखिल की बात पर एलेक्स रॉबिन दोनों हैरान होते हैं। रॉबिन कहता है, पागल हो गया है क्या? कहाँ चला जाऊं? यहाँ घर है मेरा, देश है मेरा, कहाँ चला जाऊं ये सब छोड़कर? रॉबिन को ऐसे खड़ा होते देख वो भी खड़ा होता है और कहता है, अरे यार, मैं हमेशा के लिए जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस कुछ महीनों के लिए, 6 महीने के लिए गायब हो जा। जैसे ही मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा वापस आ जाना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी रॉबे और रॉबिन दोनों अलग अलग लोग हैं, वह लोग सालों तक घूमते रह जाएंगे। इतनी बड़ी जर्मनी में उन्हें लाखों रोबी और करोड़ों रॉबिन मिल जाएंगे। तू बस कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो जा, चला जा यहाँ से कहीं ऐसी जगह जहाँ पर तुझे कोई नहीं जानता हो और कोई तेरे काम के बारे में भी कुछ नहीं जानता। रॉबिन झुंझलाते हुए कहता है, कहाँ जाऊंगा? एलेक्स कहता है, अरे यार, इसमें इतना क्या सोचा है, इतनी बड़ी दुनिया है,
कहीं भी चला जा, कोई दूसरे देश चला जा, समझ लेना वेकेशन पर जा रहा है। रॉबिन कहता है, यार मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, तुम ही लोग कोई आइडिया बताओ। निखिल कहता है, मैं वर्ल्ड मैप लेकर आता हूँ, उसमें देखकर डिसाइड करते हैं कि तुझे कहाँ भेज सकते हैं। रॉबिन और एलेक्स दोनों हाँ में सर हिलते हैं। निखिल डॉक्टर के पास जाता है और जैसे ही वो ड्रॉ खोलकर उसमें से वर्ल्ड का मैप निकालना लगता है, उसकी नज़र उन बिल और डॉक्यूमेंट ढेर पर जाती है जो उन लोगों ने इस घर में आने के बाद यूं ही उठा कर रख दिया था। दरअसल निखिल की नज़र उन बिल और डॉक्यूमेंट के बीच में पड़े एक लिफाफे पर जाती है और उसमें छापे नाम को देखकर निखिल की आंखें छोटी हो जाती है। वह उसे लिफाफे को उठना है और रॉबिन को देखते हुए कहता है, रॉबिन, इंडिया में तेरा कोई रहता है क्या? रॉबिन निखिल की बात सुनकर हैरान हो जाता है। एक पल के लिए तो उसे पता ही नहीं रहता कि निखिल क्या कह रहा है। वह कहता है, इंडिया में? नहीं तो वहाँ तो मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ, पर तू क्यों पूछ रहा है? निखिल वो इनवेल्व रॉबिन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ये डॉक्यूमेंट तेरे लिए इंडिया से आए हैं, इसके ऊपर इंडियन एम्बेसी और इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल भी है। रॉबिन देखता है कि सच में उसे लिफाफे में इंडिया की एम्बेसी का साइन और इंडियन फ्लैग था। वह देखते हुए कहता है, पता नहीं, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया इस पर। निखिल कहता है, नहीं पता तो चल पता करते हैं। ऐसा कहते हुए वह उसे एनवेल का एक छोर फाड़ देता है और उसमें मौजूद पेपर को पढ़ने लगता है। निखिल रॉबिन को देखकर कहता है, इंडिया के कोलकाता शहर में तेरा कोई रहता है क्या? कोई रिश्तेदार? कोलकाता शहर का नाम आते ही रॉबिन के कान खड़े और आंखें हारने से बड़ी हो जाती है और वह गुस्से वाले भाव से निखिल को देखते हुए कहता है, ये डॉक्यूमेंट कोलकाता से आए हैं। निखिल कहता है, हाँ, ये डॉक्यूमेंट कोलकाता के किसी सोमेश धर ने भेजे हैं, किसी प्रॉपर्टी के पेपर है। रॉबिन हैरानी से कहता है, प्रॉपर्टी के पेपर? किस टाइप की प्रॉपर्टी? निखिल कहता है, सब बताता हूँ, पर पहले तू ये बात कि तू जानता है इसे? कौन है ये? और तेरा कोलकाता से क्या रिश्ता है? इनफैक्ट तेरा इंडिया से क्या रिश्ता है? रॉबिन सोफे पर बैठता है और गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, मेरी मॉम कोलकाता से थी। रॉबिन की बात सुनकर निखिल और एलेक्स दोनों हैरान होते हैं। एलेक्स कहता है, क्या तूने कभी बताया नहीं कि आंटी इंडिया से थी? रॉबिन ने कहा, हम लोग अपनी छोटी सी दुनिया में इतने खुश थे कि हमें इस बात का जिक्र भी कभी नहीं किया कि मॉम इंडिया से थी। मेरी मॉम इंडिया के कोलकाता से थी और वहाँ से यहाँ जर्मनी पढ़ने आई थी। अपनी स्टडी के दौरान उन्हें मेरे डैड से प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। मेरी मॉम को अच्छे से पता था कि उनकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है और वह उनके और मेरे डैड के रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए उन्होंने बिना किसी को बताए मेरे डैड से शादी कर ली। उसके बाद मैं उनकी दुनिया में आया। मेरी मॉम को एक उम्मीद जगी कि भले ही वह लोग अपनी बेटी से नाराज हो, शायद मुझे देखकर उन लोगों का मन पिघल जाए। यही सोचकर जब मैं 5 साल का था, मेरे मॉम डैड मुझे लेकर कोलकाता गए थे, पर मेरी मॉम की फैमिली ने उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने मुझे भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने तो मेरी मॉम को अपने घर में तक नहीं आने दिया था। हम लोग 10 दिनों तक कोलकाता में थे और इन 10 दिनों में मेरी मॉम अपनी एक फ्रेंड के घर पर ही रुकी थी, पर उन्होंने कभी भी मेरी मॉम से न मिलने की कोशिश की, न उनसे बात करने की कोशिश की। अंत में हार कर मेरे डैड हम सबको वापस लेकर जर्मनी आ गया और उसके बाद न कभी मॉम ने इंडिया का जिक्र किया और न कभी इंडिया की कोई बात की। धीरे धीरे मैं इस बात को भूल गया और मॉम डैड के जाने के बाद मेरे लिए यही मेरा देश बन गया। रॉबिन की बात सुनकर सब लोग हैरान होते हैं। उसके बाद निखिल एक सांस छोड़ते हुए कहता है, तेरी मोम के नाम कोई प्रॉपर्टी है कोलकाता में? रॉबिन ये सुनते ही थोड़ा चौंक जाता है और एलेक्स भी बहुत हैरान होता है। रॉबिन ने हैरानी से पूछा, क्या मेरी माँ के नाम कोई प्रॉपर्टी है? माँ ने कभी बताया नहीं इस बारे में। निखिल वह पेपर रॉबिन को दिखाते हुए कहता है, ये देख, ये किसी सोमेंधर ने प्रॉपर्टी के पेपर भेजे हैं और नॉमिनी में तेरा नाम है। ये सोमेन उस प्रॉपर्टी को क्लेम करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि तू इस प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दे और यह प्रॉपर्टी उनके नाम कर दे। रॉबिन बहुत हैरान होता है। वह जल्दी से उस पेपर को लेकर पढ़ता है। उस पेपर पर लिखा हुआ था, जो प्रॉपर्टी रॉबिन की माँ के नाम है और उसकी माँ के मरने के बाद वह प्रॉपर्टी रॉबिन के नाम हो गई है। रॉबिन उस प्रॉपर्टी को सोमेन धार को ट्रांसफर कर दे। निखिल कहता है, तू जानता है इस सोमेश धर को? रॉबिन उस पेपर को फोल्ड करता है
और हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ जानता हूँ, यह मेरी माँ के बड़े भाई हैं। निखिल और एलेक्स दोनों हैरानी से रॉबिन की तरफ देखते हैं। तो रॉबिन कहता है, मेरी माँ इन्हें बहुत प्यार करती थी, बहुत मानती थी इन्हें, कहती थी दुनिया इधर की इधर हो जाए, उनका भाई उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। पर जब हम लोग इंडिया गए थे तो यह वह पहला शख्स था जिसने मेरे पापा को धक्के मारे थे। तुझे पता है निक, इंडिया से आने के बाद भी हर साल मेरी माँ उनके लिए राखी लेती थी। निखिल और एलेक्स दोनों रॉबिन को देखने लगते हैं। उन्हें राखी का मतलब ही नहीं समझ में आया। रॉबिन ने कहा, इंडिया में एक फेस्टिवल होता है जिसमें बहन अपने भाई के हाथ में कुछ ब्रेसलेट टाइप बंधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। उसी को रक्षाबंधन कहते हैं। मेरी माँ हर साल अपने भाई के नाम की राखी लेती थी, इस उम्मीद से कि एक दिन उनके परिवार उन्हें वापस अपनाएगा। पर उन लोगों ने मेरी माँ को कभी वापस नहीं अपनाया और मेरा तो उन लोगों से कोई लगाव था ही नहीं, इसीलिए मैंने भी इस चीज़ को ज़्यादा एडमिरेट नहीं किया और यह बात धीरे धीरे भूलता चला गया। निखिल ने कुछ सोचा और फिर अचानक से रॉबिन से बोला, अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है ना। रॉबिन हैरानी से निखिल को देखा है तो निखिल कहता है, अरे यार इंडिया में तेरी फैमिली रहती है और वैसे भी तुझे छुपाने के लिए जगह चाहिए तो तू इंडिया चला जा। रॉबिन अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता, होल्ड ऑन, वह मेरी फैमिली नहीं है। उन लोगों से मेरा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मेरी माँ ने इंडिया छोड़ा था। और वैसे भी मैं 5 साल की उम्र में इंडिया गया था, सिर्फ 10 दिनों के लिए। मैं तो भूल भी गया था कि मैं कभी इंडिया गया भी था या नहीं। और अगर मुझे कहीं जाना भी होगा तो मैं इंडिया ही क्यों जाऊंगा, किसी और कंट्री क्यों नहीं चला जाऊं। अमेरिका, मैं अमेरिका चला जाता हूं या फिर यूके। इंग्लैंड भी अच्छी जगह है, स्विट्जरलैंड या पेरिस। निखिल अपना सर पीट लेता है और रॉबिन को देखकर कहता है, अरे यार पागल मत बन, माफिया किंग सैमुअल का मर्डर हुआ है, तुझे अंडरवर्ल्ड के लोग तो ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे, साथ में तुझे जर्मनी की पुलिस भी ढूंढेंगी। एक बार के लिए तू अंडरवर्ल्ड से तो बच जाएगा, लेकिन अगर पुलिस के हाथों पकड़ा गया ना तो वह तुझे नहीं छोड़ेंगे। और ये तो तेरे पास सबसे अच्छा मौका है, एक बहुत बड़ा प्रूफ होगा तेरे पास कि तू जर्मनी में नहीं बल्कि इंडिया में है। रीजन है तेरी प्रॉपर्टी, देख तू इंडिया जा, अपनी प्रॉपर्टी का जो भी लफड़ा है वह सॉर्ट आउट कर। बेचना है बेच, देना है दे, जो मन में आए वह कर। बस किसी तरीके से खुद को 3-6 महीने तक इंडिया में बिजी रख, तब तक मैं यहाँ का मामला संभालता हूँ। रॉबिन कुछ सोचता है, उस भी निखिल की बात में दम लगता है। वह किसी और कंट्री जाएगा तो वह फंस सकता है, क्योंकि सैमुअल बहुत बड़ा माफिया गैंगस्टर था और उसके तार हर कंट्री से जुड़े हुए थे, लेकिन इंडिया के एक कोलकाता जैसे शहर में सैमुअल का कोई कनेक्शन होने के चांसेस ही नहीं थे। और वैसे भी रॉबिन को कौन सा उन लोगों के साथ रिश्तेदारी निभाई है। वह जाएगा, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचेगा, पैसे लेगा और ऐश करेगा, तब तक यहाँ का मामला भी ठंडा हो जाएगा। यही सोचते हुए रॉबिन ने हाँ में सर हिलाया। निखिल अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, ठीक है चल तेरी पैकिंग करते हैं। निखिल एलेक्स की तरफ देखते हुए कहता है, इसका पासवर्ड निकाल। रॉबिन कहता है, हाँ ठीक है, मैं इंडिया जाने के लिए रेडी हो गया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अभी जाऊंगा, सुबह चला जाता हूँ। निखिल कहता है, नहीं सुबह नहीं, तू अभी निकल, सुबह तक सैमुअल का मामला पूरे जर्मनी में आग तरफ फैल जाएगा, तेरे लिए खतरा और बढ़ जाएगा। इसीलिए तू अभी इसी वक्त यहाँ से निकाल, ताकि सुबह तक तो तू जर्मनी में भी ना रहे। एलेक्स कहता है, निखिल ठीक कह रहा है रॉबिन, तुम अभी निकल जाओ, यही ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उन लोगों का तुम तक पहुँचना बहुत ही इसी है, और अगर तुम यहाँ नहीं रहे तो शायद वह लोग तुम्हें तलाश करने के लिए बड़े शहर ही जाएंगे। तुम इंडिया में इस शहर में हो, इसकी इमेजिनेशन तो कोई भी नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम वहाँ सेफ रहोगे। रॉबिन ने अपने दोस्तों की बात मानी और वह इस वक्त इंडिया के लिए निकलने के लिए तैयार हो गया। निखिल ने उसके जरूर का सारा सामान पैक किया और एलेक्स उसका पासपोर्ट ले आया। 2 घंटे बाद रॉबिन अपने दोनों दोस्तों के साथ जर्मनी एयरपोर्ट पर मौजूद था। सुबह होने वाली थी, इंडिया की फ्लाइट ऑलवेज रनवे पर थी। रॉबिन को अपने दोस्तों के साथ ठीक से बाय बोलने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी। रॉबिन ने जल्दबाजी में अपने दोस्तों को गले लगाया और कहा कि वह वहां जाकर उनसे इंटरनेट के जरिए कांटेक्ट करेगा, क्योंकि अगर वह फ़ोन का इस्तेमाल करेगा तो हो सकता है कि माफिया और पुलिस को उसकी खबर लग जाए। रॉबिन जल्दी से अपनी फ्लाइट पकड़ता है और वहां जाकर बैठ जाता है।
कांच की बनी उस दीवार से निखिल और एलेक्स दोनों रॉबिन को फ्लाइट में जाता देखते हैं। निखिल कहता है, बस यही दुआ करता हूँ कि इंडिया में कुछ गड़बड़ ना हो। एलेक्स निखिल को देखकर कहता है, इंडिया में क्या गड़बड़ होगी, वहाँ कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। निखिल कहता है, ड्यूड मैं भी इंडिया से ही बिलोंग रखता हूँ, तू शायद इंडिया को नहीं जानता। इंडिया सिर्फ एक देश नहीं है, वो एक जज्बात है। वहाँ के लोग बाहर जाकर कितना ही सक्सेसफुल क्यों न हासिल कर ले, पर अपने देश की मिट्टी उन्हें वापस खींच ही आती है, और अगर कोई उस मिट्टी से दूर है तो भी देश से अपने पास बुला ही लेता है। एलेक्स कहता है, डायलॉग अच्छे हैं, पर यह सब सिर्फ फिल्मी बातें हैं। ये देश, ये मिट्टी, यह सब चीज़ रॉबिन के ऊपर असर नहीं करेगी। निखिल कहता है, बात तो सही कह रहा है, ये सब चीज़ रॉबिन के ऊपर असर नहीं करेगी, लेकिन अभी तो रॉबिन इंडिया जा रहा है, लेकिन जब वह वापस आएगा तो जरूर अपना कुछ हार कर आएगा। एलेक्स कहता है, तू ऐसा क्यों कह रहा है? निखिल मुस्कुराते हुए कहता है, एलेक्स इंडिया अपने आप में एक मिस्ट्री है, जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। अब तू खुद सोच, कल तक रॉबिन हमारे साथ था, सुबह तक उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी शाम कैसी होगी। उसे लगा हम सब रोज की तरह ही एक दूसरे के साथ अपना टाइम बताएंगे, पर देख कुछ ही पल में दुनिया पूरी पलट गई और आज रॉबिन इंडिया जा रहा है। कल तक इंडिया का जिक्र भी नहीं हुआ था। इंडिया में रॉबिन की कोई प्रॉपर्टी है, इस बारे में हम जानते तक नहीं थे, लेकिन आज हम सब रॉबिन को यहाँ पर सी ऑफ करने आए हैं ताकि वह इंडिया पहुँच जाए। दरअसल बात यह है कि रॉबिन इंडिया जा नहीं रहा है, बल्कि इंडिया ने रॉबिन को अपने पास बुलाया है। वरना तू ही सोच, वहाँ पर इतने सारे डॉक्यूमेंट थे, फिर भी मेरी नज़र उसे प्रॉपर्टी के पेपर पर ही क्यों गई? क्योंकि इंडिया चाहता था कि रॉबिन उसे तक पहुँचे। एलेक्स ने हैरानी से कहा, लेकिन इंडिया रॉबिन को क्यों बुलाएगी? निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये तो इंडिया ही जाने कि उसने रॉबिन के लिए ऐसा कौन सा खजाना छुपा के रखा है, जिसके लिए उसने रॉबिन के हाथों सैमुअल को खत्म करवा दिया और अपने तक बुलाने का जरिया बना लिया। एलेक्स ने हंसते हुए उस प्लेन को उड़ान भरते हुए देखते हुए कहा, खजाना, चल अच्छी बात है, जब आएगा तो अपने साथ वो खजाना लेकर आएगा। रॉबिन के प्लान ने उड़ान भर ली, एक नई मंजिल की ओर। उसे ये तो मालूम था कि उसे जाना कहाँ है, पर वहाँ उसे क्या करना है, इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। सच कहा है निखिल ने, इंडिया ने रॉबिन को चुना है, खुद तक पहुँचाने के लिए उसी ने ये रास्ता दिया है। लेकिन क्यों? किस्मत क्यों चाहती है कि रॉबिन इंडिया आए, और ऐसा कौन सा खजाना है रॉबिन का जो इंडिया में उसका इंतजार कर रहा है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल, बर्दवान शहर। कोलकाता एक राज्य नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यहाँ के लोगों की अपनी ही रुचि और रचना होती है। ब्रिटिश राज्य में कैपिटल हुआ करता कोलकाता शहर अपनी पाठ शैली और कल के लिए आज भी पूरे विश्व में मशहूर है। यहाँ का दुर्गा पूजा हो या हावड़ा ब्रिज, काली पूजा हो या जमाई साष्टी, पुचका हो या रसगुल्ला, संदेश हो या दोई मिष्टी, कोलकाता की हर बात निराली है। कोलकाता में आज भी ट्राम और हाथ गाड़ी का इस्तेमाल लोगों की जमीन से जुड़ी रहने की कला को दर्शाती है। तो वहीं पर टेक्नोलॉजी और किताबों रुचि रखने वाले लोगों को जीवन में आगे बढ़ने का उसूल सिखाती। रवींद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये वह नाम है जो शायद इतिहास के पन्नों में अमर हो गए हैं। राष्ट्रीय गान से लेकर विश्व की सबसे मीठी बोली जाने वाली भाषा बांग्ली सब कोलकाता की देन है। और इसी कोलकाता शहर के पश्चिम कोलकाता में स्थित वर्धमान में हो रही इन दिनों की हलचल से यह साफ पता चलता है कि इन दिनों कोलकाता में दुर्गा पूजा की धूम मची हुई है। वर्धमान के दामोदर नदी के तट के किनारे आज भी कई ऐसी हवेलियां मौजूद हैं जो अपने रईसी का सबूत देता है। भले ही दीवारें झज्जर हो गई हो और समय के कारण उनकी रंगत छीन ली है, लेकिन उन हवेलियों की मजबूती ने आज भी इस बात को साबित करके रखा हुआ है कि एक वक्त पर उन लोगों का शान कोलकाता में किस चरम पर था। उन हवेलियों में से एक हवेली में काफी शोरगुल की आवाज आ रही थी। प्रांगण में रंगोली बनाती हुई कुछ लड़कियां आपस में हंसी टिटोली करते हुए बात कर रही थी। तभी वहां पर बंगाली साड़ी पहने एक औरत आती है और उन लड़कियों को देखते हुए कहती है, माँ दुर्गा भला करे तुम लोगों का, बताओ पूजा सर पर आ गई है और तुम लोगों की हंसी खेला ही बंद नहीं हो रही है। अगर ऐसा ही रहना तो इस बार माँ दुर्गा आने के साथ यही सोचेगी कि किन भिखारी के घर पर आ गई, ठीक से सजावट भी नहीं हुई है। तभी प्रांगण में रंगोली बनाती हुई एक औरत ने उसे देखते हुए कहा, अरे बड़ी बोदी, बड़ी भाभी, देखना दुर्गा माँ के आने से पहले ही यह सारी सजावट पूरी हो जाएगी।
और दुर्गा माँ यहाँ रंगोली देखने थोड़ी ना आती है, वह तो पंडाल की सजावट देखने आता है। और आपको पता है पंडाल कौन सा जा रहा है? उस औरत ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए कहा। कौन सा जा रहा है? इस साल माँ दुर्गा का पंडाल। तभी एक दूसरी औरत ने हंसते हुए कहती है, बुलबुल। बुलबुल ये नाम सुनते ही वह औरत अपने सर पर हाथ मारती है और कहती है दुर्गा, इस लड़की से ठीक से चला तो नहीं जाता, और यह माँ दुर्गा का पंडाल सजा रही है। अरे देखो कहीं खुद को चोट ना लगा ले। उस औरत ने ये बोला ही था कि तभी दरवाजे से एक शख्स अंदर आता है और घबराते हुए इधर उधर देखता है और कहता है, बड़ी बोदी कहाँ है? बड़ी बोदी कहाँ है? बड़ी बोदी उसकी तरफ हाथ हिलाते हुए कहती है, हाँ हरिदा, मैं यहाँ हूँ, बोल क्या हुआ? हरिदा बोदी की तरफ देखते हुए कहता है, बड़ी बोदी, वह बुलबुल, उसे कुछ हो गया है, जल्दी चलिए। बड़ी बोदी जब ये सुन तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आंगन में काम कर रही उन लड़कियों ने भी घबराहट के मारे एक दूसरे को देखा। बड़ी बोदी ही जल्दी से भागते हुए हरिदा के पास आती है और कहती है कि बोलो तुमी, बुलबुल उस कुछ हो गया है। कहाँ है बुलबुल? क्या हो गया उसे? हरिदा ने इशारा करते हुए बोला, वह बड़े बाबूजी की बाड़ी में है, जल्दी चलिए। ये कहते हुए हरिदा दरवाजे से भागता है। बड़ी बोदी और उसके साथ एक और लड़की भी जाती है। वह दोनों हवेली से निकलती है और वहीं पर स्थित 2 गली छोड़कर एक हवेली में चली जाती है। ये हवेली भी काफी शानदार थी और इस पर हो रहे हैं नए रंग ये बता देते जरूर थे कि इनमें रहने वाले लोगों के शौक कितने बड़े हैं। वैसे तो ये हवेली भी अंग्रेजों के टाइम की थी, लेकिन इसकी हालत इतनी बुरी नहीं हुई थी क्योंकि इनकी पीढ़ियों ने इसकी अच्छे से मरम्मत करवाई है। बड़ी बोदी अंदर जाती है और लिविंग हॉल में मौजूद भीड़ को देखकर उनकी सांस रुक गई। जल्दी से उन लोगों को साइड करते हुए जाती है तो देखी है एक 70 साल के आदमी के गोद में एक 20 साल की लड़की आंखें बंद करके पड़ी थी। उस लड़की के चेहरा हल्का पीला हो रखा था। उसने चूड़ीदार सूट सलवार पहनी हुई थी और कमर तक के उसके लंबे और हल्के घुंघराले बाल उसे सच में दुर्गा का प्रतीक बता रहे थे। उसकी बार बार झपकती हुई पलकें और लाल होती नाक, जिस पर एक गोल की नोज रिंग, पतले से होंठ और मीडियम आकार का वह शरीर, उस लड़की के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। बोदी ने जब उसे देखा तो भागते हुए उसके पास गई और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, बुलबुल, बुलबुल बेटा, क्या हो गया तुझे? बुलबुल बेटा उठाना। वह 70 साल का बुजुर्ग जिसने इस वक्त बुलबुल का सर अपनी गोद में रखा था और धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा था, उसने सामने देखते हुए कहा, सुवर्ण, बुलबुल ठीक है, बस किसी चीज को देखा और घबराहट के मारे बेहोश हो गई। सामने बैठी औरत थी सुवर्णा चक्रवर्ती, बुलबुल की माँ। अपनी बेटी को ऐसा बेहोश होते देख सुवर्णा जी की हालत खराब हो गई। उन्होंने जल्दी से हरिदा की तरफ देखते हुए कहा, अरे हरिदा, आप क्यों खड़ा है? जाके जल्दी डॉक्टर को बुला के लाओ। तभी एक 26 साल का लड़का वहां आता है और उनके साथ डॉक्टर होते हैं। वह सुवर्णा जी को देखते हुए कहता है, काकी माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं डॉक्टर साहब को लेकर आया हूँ। सुवर्णा की खड़ी हो जाती है और वह बुजुर्ग आदमी भी बुलबुल का सर सोफे पर रखता है और खड़ा हो जाता है। डॉक्टर बुलबुल को चेक करते हैं और उसे एक इंजेक्शन देकर कहते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, डर की वजह से बेहोश हो गई है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। सुवर्ण जी सोफे पर बैठ जाती है और बुलबुल का सर अपने गोद में रखते हुए उसके हाथ को मलते हुए कहती है, एक तो ये लड़की छोटी छोटी चीज देखकर डर जाती है, माँ दुर्गा ही जाने अब इसमें ऐसा क्या देख लिया जिसकी मेरे ये बेहोश हो गई। तभी वह लड़का जो डॉक्टर को लेकर आया था वह दूसरे सोफे पर बैठते हुए कहता है, काकी माँ चिंता करो ना, देखना थोड़ी देर में होश आ जाएगा और फिर सबका सर खाती फिरेगी। सुवर्णा जी मुस्कुराते हुए उस लड़के को देखते हैं और कहती है, अनिरुद्ध तुम हो तो मुझे किस बात की फिक्र है? सच में बेटा, मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी बुलबुल को तुम जैसा जीवन साथी मिल रहा है, वरना मेरी बच्ची की किसी अनजाने के घर जाएगी और वहां कैसे रह पाएगी। ये सोच सोच के तो मेरी जान ही निकाली जा रही थी। पर अब देखो बुलबुल की शादी तुमसे होने वाली है और तुम तो यही घर के पास रहते हो, मतलब मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने रहेगी। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। अनिरुद्ध धर उम्र यही कोई 26 साल, इसी साल कोलकाता के IPS पोस्ट पर भर्ती हुआ है
और आने के साथ ही अपने एरिया से क्रीम का नामोनिशान मिटा दिया है। बॉडी मस्कुलर और कसरत से कसी हुई, लेकिन ओवरवेट भी नहीं थी। सिंपल सा चेहरा और मासूम सी पर्सनैलिटी। अपने चेहरे पर किसी को भी घायल कर देने वाली और दिलरुबा लेने वाली एक मुस्कान हमेशा चेहरे पर बनी रहती है। और जो 70 साल का शख्स अनिरुद्ध के बगल में बैठा था वह है थे अनिरुद्ध के दादाजी और इस हवेली के बड़े बाबू। नाम है वीरेंद्र धर। वीरेंद्र जी ने हमेशा अपने उसूलों को और अपने सिद्धांतों को आगे रखा है। गोस्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों पर चलते थे, इसीलिए उनके नियम भी उनकी तरह कठोर होते थे, पर परिवार वाले उनकी बनाए हर नियम का सम्मान करते थे। वीरेंद्र जी के बनाए नियम कठोर जरूर होते थे, पर इसमें घरवालों की भलाई छुपी होती थी। वह लोग सोफे पर बैठे ही थे कि वीरेंद्र जी ने सभी नौकरों को डांटे हुए कहा, तुम लोग अगर यही बैठे सारा दिन लोगों का मुंह देखोगे तो पूजा की तैयारी कौन करेगा? जाओ जल्दी जाकर पूजा की तैयारी करो, कल माँ दुर्गा को लाना है और अभी तक तैयारी ही नहीं खत्म हुई तुम लोगों की। अपने मालिक की डांट सुनते ही 2 ही मिनट में सारा हॉल खाली हो गया और सारे नौकर 9-2-11 हो गए। उनके जाते ही हवेली के बाहर एक चमचमाती हुई कार आकर रुकती है और उसका दरवाजा खुलता है। एक तरफ से एक 55 साल का आदमी बाहर निकलता है और दूसरी तरफ से उसी के हम उम्र की एक औरत। वह दोनों घबराते हुए घर के अंदर आते हैं और सोफे के पास आते हुए सुवर्णा जी से देखते हैं तो वह औरत कहती है, बड़ी दीदी क्या हो गया बुलबुल को? बड़ी दीदी आप नहीं जानती, जब मैंने बाजार में सुना कि बुलबुल अचानक बेहोश हो गई है, मेरा तो दिल मुंह को आ गया था। पता नहीं फूल सी बच्ची क्या देखकर डर गई होगी। सुवर्णा जी ने उस औरत की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं हुआ है लता, बुलबुल अब ठीक है। अनिरुद्ध डॉक्टर को ले आया था और उन्होंने इसको चेक भी कर लिया है, बस थोड़ी ही देर में होश आ जाएगा। लता ने अपने दोनों हाथ जोड़ और अपने सर से लगाते हुए कहा, माँ दुर्गा की तो बहुत अच्छा किया, मैं तो बहुत डर गई थी दीदी। तभी उसके बगल में खड़े आदमी ने कहा, सुवर्णा दीदी, मैं हरीश को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ। सुवर्णा जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे नहीं सोमेन, इन्हें इस बारे में कुछ मत बताना। अगर बुलबुल के बाबा को पता चल गया तो वह हम सभी गुस्सा करेंगे। तुम जानते हो ना वह बुलबुल से कितना प्यार करते हैं, उन्हें लगेगा हम सब ने बुलबुल को अच्छे से ख्याल नहीं रखा। सोमेन ने कहा, हाँ दीदी शायद आप ठीक कह रही हैं, और अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए कहता है, अनिरुद्ध बुलबुल को कमरे में ले जाओ। अनिरुद्ध सोफे से खड़ा होता है, वह बुलबुल की तरफ बढ़ता है और बुलबुल को अपने गोद में उठाते हुए एक कमरे की तरफ बढ़ जाता है। सुवर्णा जी और लता भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। अनिरुद्ध बुलबुल को एक बेड पर लेता है और खड़ा हो जाता है। तभी दरवाजे के अंदर एक लड़की भागते हुए आती है और अनिरुद्ध को देखकर कहती है, दादा। बंगाली में बड़े भाई को दादा कहा जाता है। क्या हुआ बुलबुल को? सुवर्णा जी, जो बुलबुल के सिरहाने बैठी हुई थी, उन्होंने कहा, कुछ नहीं पाखी, ये बेहोश हो गई है। पाखी अनिरुद्ध की छोटी बहन है और सोमेन और लता की बेटी। पाखी ने बुलबुल का हाथ पकड़ते हुए कहा, बुलबुल उठ जा। अनिरुद्ध पाखी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, पाखी परेशान मत हो, उसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। थोड़ी देर बाद बुलबुल की आंखें फड़फड़ती है और उसे होश आता है। सब उसे होश में आया देख खुश होते हैं, पर बुलबुल अचानक से बैठ जाती है और जोर से हांफने लगती है। सुवर्णा जी जब उसे ऐसा करता देखी है तो हैरान रह जाती है। वह बुलबुल की तरफ देखते हुए कहती है, बुलबुल क्या हुआ बेटा? बुलबुल अपनी माँ को देखते हैं और लगभग रोनी सूरत बनाते हुए कहती है, माँ आपको पता है वहाँ क्या हुआ था? वह बिल्ली कल तक बिल्कुल ठीक थी माँ, पर अब वह बिल्ली मर गई है। आपको पता है माँ, उसके हाथ से खून निकल रहा था, बहुत सारा खून निकल रहा था। बुलबुल किसी छोटे बच्चों की तरह अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। उसकी माँ हैरान रह गई। उन्होंने बुलबुल को खुद से अलग किया और कहा, बुलबुल तू क्या कह रही है? कौन सी बिल्ली? बुलबुल ने कहा, वह पीछे बागान में ना, वहाँ एक बिल्ली थी जो कल तक बिल्कुल ठीक थी, पर अब वह मर गई है, उसे किसी ने मार दिया और वहाँ बहुत खून बह रहा है। अनिरुद्ध ने बगल में रखा एक पानी का गिलास उठाकर बुलबुल की तरह बढ़ते हुए कहा, बुलबुल फिक्र मत करो, किसी जंगली जानवर ने मार दिया होगा, मैं हरी भाई को कहता हूँ, वह देख लेंगे। बुलबुल ने कहा, पर अनिरुद्ध वहाँ बहुत सारा खून था, मुझे खून अच्छा नहीं लगता, वह खून कितना गंदा था और वह बिल्ली मर गई। क्राइम
सुवर्णा जी ने बुलबुल का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, बेटा देखो, जीना मरना तो जिंदगी का दस्तूर है। जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। और तुम्हें क्या हो गया है? तुम खून को देखकर या मौत को देखकर क्यों इतना हाइपर हो जाती हो? तुम्हें पता है ना, ये सब चीज देखकर तुम्हारी तबीयत खराब होती है। बुलबुल ने रोते हुए और सुबकते हुए अपनी माँ को देखकर कहा, माँ मैं क्या करूँ? मैं जब भी किसी का खून देखती हूँ तो मुझे बहुत घबराहट होने लगती है और मैं पता नहीं कैसे जमीन पर गिर जाती हूँ। माँ मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी को खून देखना, किसी को मरा हुआ देखना। सुवर्णा जी बुलबुल को अपने गले से लगा लेती है और उसे सहलने लगती है। दादाजी सबकी तरफ देखते हुए कहते हैं, आप सब अपने अपने कमरे में जाए। सुवर्णा है बुलबुल के पास, वह उसे देख लेंगी। दादाजी के कहने पर सब एक एक करके अपने कमरे में चले जाते हैं। सुवर्णा जी बुलबुल को संभालने लगती है। सोमेन अपने कमरे में आता है और अपनी कोट उतारने लगता है। लता उसका कोट उतारने में मदद करती है। लता सुमन की कोट को तय करते हुए कहती है, लो बोलो भला, ये भी कोई बात हुई? जरा सा खून ना देखे, ये लड़की तो बेहोश हो जाती है, कल को घर कैसे संभालेगी? सोमेन लता की बात पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, लता होश में भी तो हो, वह बच्ची इतनी डर गई थी। और यह बात तो हम सब बचपन से जानते हैं कि बुलबुल को खून से कितना डर लगता है, फिर भी तुम ये सवाल कर रही हो। मत भूलो कि अगले कुछ दिनों में बुलबुल और अनिरुद्ध की शादी है और तुम कोई भी बेवकूफ़ी मत करना लता। लता साड़ी के पल्लू में चाबी को बांधते हुए अपने कंधे पर लटकते हुए कहती है, लो भला मैं क्यों कुछ बोलने लगी? वैसे भी बुलबुल को इस घर की बहू बनाने का फैसला बाबा का है और बाबा के फैसले के आगे हम सब कभी कुछ बोल पाए हैं क्या? बाबा का फैसला तो हमेशा से सबने मानी है, भले ही वह बुलबुल अनिरुद्ध की शादी का फैसला हो, भले ही वह पाखी का दिल्ली पढ़ने का फैसला हो, या फिर या रोनिता के लिए लिया फैसला। रोनिता ये नाम सुनते ही सोमेन के भाव कठोर हो गए। उन्होंने गुस्से में लता की तरफ देखते हुए कहा, लता क्या बकवास कर रही हो तुम? और यह रोनिता कहाँ से बीच में आ गई? तुम्हें कितनी बार कहा है लता कि रोनिता का नाम मत लिया करो, अगर बाबा ने सुन लिया तो बवाल हो जाएगा। लता ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ भाई, किया दिया, सब तुम्हारी बहन ने है और बाबा सुनेंगे मुझे। अरे मैं थोड़ी ना कहा था तुम्हारी बहन से कि बाहर पढ़ाई करने जाए और किसी फिरंगी लड़के से शादी कर ले। वह तो तुम्हारी बहन ही आ गई थी एक बच्चा साथ में लेकर। सोमेन जल्दी से लता के पास आते हैं और उसे बाजू से पड़ते हुए झंझरते हुए कहते हैं, पागलों जैसी बातें मत करो लता, जब कुछ जानती नहीं हो तो कुछ बोलो भी मत। लता ने जल्दी से अपनी बाजू छुड़ाई और गुस्से में सोमेन को देखते हुए कहा, हाँ सब कुछ तो मैंने ही किया है ना, मैं तो यहाँ थी भी नहीं। मुझे क्या पता कि तुमने और बाबा ने तुम्हारी बहन को घर से क्यों निकाल दिया और उसके बच्चे को भी नहीं अपनाया। मैंने बोला था क्या ये सब करने के लिए, और अब कितने सालों बाद भी उन सब का गुस्सा मुझ पर उतर रहे हो। सोमेन ने गुस्से में कहा, तुमसे तो बात करना ही बेकार है और खबरदार ये बात घर में किसी के सामने कहीं तो। ऐसा कहते हुए सोमेन कमरे से चला जाता है। लता गुस्से के भाव से दरवाजे की तरफ देखती है और फिर जल्दी से अपने कमरे की खिड़की पर आती है। वह पहले खिड़की खोलते हैं और फिर अपनी हवेली के साथ लगे उसे खंडहर से हवेली को देखती हैं, जो अब खंडहर और पत्थर हो चुकी थी। इस हवेली के साथ का दूसरा हिस्सा जो बिल्कुल झज्जर हो चुका था। लता ने गुस्से में उसे खंडहर को देखते हुए कहा, उद्धरण चिन्ह, इतनी आसानी से मैं ये सब कुछ अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। बस एक बार इस हवेली का यह आधा हिस्सा भी हमारे नाम हो जाए तो सब कुछ मेरे अनिरुद्ध का होगा। जब मुझे ये पता चला था ना कि बाबा ने प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम पर रखी है तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, पर मैं उस समय कुछ नहीं कर सकती थी। फिर पता चला कि रोनिता तो मर चुकी है, तब एक उम्मीद जाएगी कि यह प्रॉपर्टी अब मेरे अनिरुद्ध को मिल जाएगी। लेकिन उस रोनिता ने तो अपने पीछे अपनी बेटे को छोड़कर और इस हवेली का एक और हिस्सेदारी रोनिता के बेटे को बना दिया है। पर कोई बात नहीं, मेरी इतनी सालों की मेहनत बेकार नहीं गई। आखिरकार मुझे पता चाहिए गया कि रोनिता का बेटा कहाँ है। धोखे से मैंने सोमेन के सिग्नेचर लेकर मैंने उसे प्रॉपर्टी के पेपर भेज दिए। वैसे भी वह कभी इंडिया तो आएगा नहीं, तो इस प्रॉपर्टी पर क्लेम भी नहीं करेगा। अरे जो इतनी सालों में कभी इंडिया नहीं आया है वह एक प्रॉपर्टी के लिए इंडिया थोड़ी ना आएगा।
और वैसे भी इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी तो उसके पास उसके देश में होगी। बस एक बार यह आधी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम हो जाए, फिर देखना इस बाप बेटी को कैसे नाचना चाहती हूँ। और वो बुलबुल, पता नहीं क्या जादू चलाया है उसके सारे परिवार पर। जब देखो तब सब उसी का गुणगान करते रहते हैं, डरपोक कहीं की। काजी नजरुल इस्लाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बर्दवान। रोबिन की फ्लाइट अभी अभी वर्धमान एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी। रोबिन अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर आता है। उसकी आंखों में इस समय सेब था और वह इस समय अपनी घूरती हुई निगाहों से बाहर इंडिया को देख रहा था। रॉबिन इस समय टैक्सी में बैठा हुआ था। वह पिछले 1.5 घंटे से टैक्सी में बैठा हुआ था। आज जगह जगह से दुर्गा माँ की प्रतिमा को ले जाया जा रहा था। छोटे साइज की दुर्गा, बड़े साइज की दुर्गा और इतनी बड़ी दुर्गा जिसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। रॉबिन हैरानी से खिड़की से बाहर देख रहा था। इतनी सारी दुर्गा माता की मूर्ति। उसे यहाँ के कल्चर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन ये तो उसे पता चल ही रहा था कि जरूर यहाँ पर कोई फंक्शन है या फिर कोई फेस्टिवल है। पर यह कौन सा फेस्टिवल है यह उसे नहीं पता था। वह बस हैरानी से उन सभी दुर्गा माता की प्रतिमा को अपने सामने से गुजरा हुआ देख रहा था। रॉबिन देखता है कि यहाँ पर तो लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ है, पता ही नहीं चल रहा है कि सड़क पर गाड़ियाँ चल रही है या लोग चल रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि रॉबिन जिस टैक्सी में बैठा हुआ है वह लोगों के बीच में से जा रही है। रॉबिन गुस्से में ड्राइवर से कहता है, व्हाट नॉनसेंस। वह बंगाली ड्राइवर रॉबिन को देखकर समझ रहा था कि वह तो जरूर कोई विदेशी है जो यहाँ पर घूमने आया है। उसने पीछे पलटकर रॉबिन को देखते हुए कहा, दादा पूजा का टाइम है ना, तो लोग ज़्यादा है। यू नो पूजा फेस्टिवल, कोलकाता बिग फेस्टिवल, नेम दुर्गा पूजा, सो पीपल एक साथ आया। बेचारा ड्राइवर, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वह हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है या बंगाली बोल रहा है। ड्राइवर की मिक्स लैंग्वेज सुनकर रॉबिन अपना सर पीट लेता है। वह बस जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाल कर जाना चाहता था। इतना भीड़ तो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि रसिया में भी जब फेस्टिवल होता था तब भी इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, क्रिसमस और ईस्टर के अलावा। और इन दोनों ही फेस्टिवल पर रॉबिन अपने काम में बिजी रहता था, इसीलिए इतनी भीड़ से कभी भी उसका सामना नहीं हुआ था। पर कोलकाता की उन तंग गलियों में रॉबिन को अजीब सा लग रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी गली में इतने सारे लोग भी हो सकते हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कोलकाता ही इस गली में आ गया है। वहीं दूसरी तरफ बुलबुल के घर पर दुर्गा माँ का स्वागत हो चुका था। पंडाल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और सब लोग दुर्गा माँ की उसे अलौकिक प्रतिमा के दर्शन कर रहे थे। बुलबुल और पाखी एक तरफ खड़े थे। पाखी अपने फ़ोन से दुर्गा माँ की प्रतिमा की फ़ोटो ले रही थी। तभी अनिरुद्ध वहाँ से गुजरता है। पाखी अनिरुद्ध को रोकते हुए कहती है, दादा रुको ना। अनिरुद्ध रुक जाता है तो पाखी कहती है, दादा आपकी और बुलबुल की कुछ दिनों में शादी होने वाली है और मेरे पास आप दोनों की एक भी तस्वीर नहीं है। आप दोनों एक साथ खड़े हो जाए ना, मैं आप दोनों की बहुत प्यारी सी तस्वीर लेती हूँ। ये सुनकर बुलबुल और अनिरुद्ध दोनों हैरान हो जाते हैं। अनिरुद्ध कहता है, पाखी ये क्या बचपना है ये, और तेरे पास बुलबुल की तस्वीर नहीं है क्या? पाखी कहती है, दादा मेरे पास बुलबुल की तो तस्वीर है, लेकिन मेरे पास आपकी और बुलबुल की तस्वीर नहीं है। आप दोनों एक साथ खड़े हो जाए ना, मुझे आप दोनों की तस्वीर लेनी है। अनिरुद्ध एक गहरी सांस छोड़ना है और बुलबुल के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। बुलबुल अपनी नजरें चुराने लगती है और अनकंफर्टेबल होकर इधर उधर देखने लगती है। अनिरुद्ध बुलबुल की घबराहट पहचान जाता है, इसलिए वह बुलबुल से थोड़ा सा दूर रह जाता है। पाखी उन दोनों की तस्वीर लेती है और कहती है, क्या यार, कौन आप दोनों को देखकर कहेगा कि कुछ दिनों में आपकी शादी होने वाली है? कम से कम एक साथ एक कपल की तरह खड़ी तो है, इतनी दूर दूर क्यों खड़े हैं? अनिरुद्ध थोड़ा गुस्से में कहता है, तुझे तस्वीर लेनी है तो ऐसे ही ले, वरना मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वैसे भी पूजा का टाइम है, मेरे पास बहुत कम है। पाखी कहती है, अच्छा ठीक है, ले रही हूँ। पाखी उसी तरीके से उन दोनों की तस्वीर लेती है, लेकिन वह दोनों कहीं से भी उससे तस्वीर में ऐसे नहीं लग रहे थे कि एक साथ खड़े हैं। अनिरुद्ध चला जाता है और बुलबुल पाखी के कंधे पर मारते हुए कहती है, क्या जरूरत थी अनिरुद्ध को बुलाने की? पाखी गहरी सांस छोड़ती है और बुलबुल से कहती है, बुलबुल तू, मैं और दादा, हम तीनों का बचपन एक साथ गुजारा है, इसीलिए मैं तुझे भी अच्छी तरह से जानती हूँ और अपने भाई को भी। मुझे दिखता है तुम दोनों की आंखों में, ना तो दादा तुझे प्यार करते हैं
और न ही तू दादा से प्यार करत है। तुम दोनों यह शादी बस दादू के कहने पर कर रहे हो ना, क्योंकि बस वह चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी हो। अरे बचपन से देखा है मैंने तुम दोनों को, कभी एक बैठकर ठीक से बात तो की नहीं है। अब शादी करके जिंदगी कैसे गुजारोगे? बुलबुल कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी दादू ने कुछ सोचकर ही मेरा और अनिरुद्ध का रिश्ता जोड़ा होगा, और फिर किसी अनजान के घर जाने से बेहतर यह है कि मैं तेरे घर आ जाऊं। कम से कम मैं तुम लोगों को जानती तो हूँ, और अनिरुद्ध को भी जानती हूँ। फिर जहाँ तक बात रही प्यार की, तो अरेंज मैरिज में तो प्यार होते होते होता है। पाखी नामे सर हिलाती है और कहती है, भले ही तू मेरी बचपन की दोस्त है और अनिरुद्ध मेरा भाई है, लेकिन फिर भी कहती हूँ तुम दोनों की जोड़ी कहीं से भी एक नहीं लगती है। बुलबुल पाखी के कंधे पर मरते हुए कहती है, चुप कर, किसी ने सुन लिया ना तू बवाल हो जाएगा। पाखी हंसने लगती है तो बुलबुल कहती है, चल शाम होने वाली है, वैसे भी आज शाम का डांस परफॉर्मेंस हम दोनों का ही है। पाखी मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ पता है कि हम दोनों का डांस परफॉर्मेंस है, पर यहाँ कौन है जो मुझे देखेगा, सब यहाँ पर तेरा डांस देखने आएंगे। बुलबुल और पाखी हंसते हुए वहां से चले जाते हैं और अपने डांस की प्रैक्टिस करने लगते हैं। शाम का वक्त माँ दुर्गा की पहली आरती हो गई थी और अब सबको इंतजार था बुलबुल के डांस परफॉर्मेंस का। अनिरुद्ध अपने परिवार के साथ एक तरफ बैठा हुआ था। लता वहां पर जबरदस्ती बैठी हुई थी क्योंकि अनिरुद्ध के दादाजी वहां बैठे हुए थे और उनके सामने लता कुछ नहीं बोल पा रही थी। सुवर्णा और हरिदा मेहमानों का स्वागत कर रहे थे और पूजा की बाकी तैयारी देख रहे थे। तभी वहां पर हाल के बीचों बीच लाइट जलती है। 10 से 15 डांसर वहां पर अपने हाथ में दिया लेकर आती है और बैकग्राउंड में एक सॉन्ग प्ले होने लगता है। मौसम ने ली अंगड़ाई, आए आए लहरा के बरखा फिर छाए छाए छाए, झोंका हवा का आएगा और ये दिया बुझ जाएगा। तभी सेंट्रल में एक लाइट फॉक्स करती है और बुलबुल एक लाल बंगाली साड़ी में अपने खुले बालों के साथ माथे पर लाल रंग की बिंदी लगाए हुए और आंखों में मोटा मोटा काजल लगाए हुए अपने हाथों में एक दिया लेकर आती है। सिलसिला ये चाहत का नाम मैंने बुझने दिया। तभी गली के बाहर ही रॉबिन की टैक्सी आकर रुक जाती है। वह टैक्सी से बाहर निकलता है और उस छोटी सी गली में जगमगाती हुई रोशनी के बीच में इतनी बड़ी भीड़ देखा है। रॉबिन वहां से गुजरने वाले एक इंसान को एक पेपर दिखता है और उसे एड्रेस पूछता है। वह इंसान उसे उस घर की तरफ इशारा करता है जहां पर इस समय लाइटिंग से एक पंडाल सजा हुआ था। रॉबिन अपने बैग को लेता है और उसे घर की तरफ बढ़ जाता है। फासला था, दूरी थी, फासला था, दूरी थी, था जुदाई का आलम। इंतजार में नजरें थी और तुम वहां थे, तुम वहां थे, तुम वहां थे, झिलमिलाते जगमगाते खुशियों में झूमकर, और यहाँ जल रहे थे हम, और यहाँ जल रहे थे हम। अनिरुद्ध की निगाहें बुलबुल के ऊपर थी। बुलबुल अपने पूरे मगन होकर डांस कर रही थी और बाहर गली में रॉबिन उन लोगों की भीड़ को चीरता हुआ धीरे धीरे उसे घर की तरफ बढ़ रहा था जहां से इस वक्त गाने की धुन उसके कानों में पड़ रही थी। तभी वहां पर बुलबुल के साथ डांस करने वाली जितनी लड़कियां थीं, वह सब अपने हाथ में सिंदूर की थाल लेकर आती है और बुलबुल के आसपास उस थल को लेकर जोर से घूमने लगती है, जिससे उसे थाल पर रखा हुआ सर सिंदूर हवा में उड़ने लगता है। देखो ये पगली दीवानी, दुनिया से है ये अनजानी, झोंका हवा का आएगा और इसका प्यास संग लाएगा। डांस करते करते अचानक से अपने आसपास इतना सारा उड़ता हुआ लाल रंग देखकर बुलबुल घबरा जाती है। उसे ऐसा लगता है कि यह सिंदूर का लाल रंग नहीं है, बल्कि खून का लाल रंग है। रॉबिन भी लोगों को हटाता हुआ पंडाल में आ जाता है और आंगन में आकर देखा है तो सामने एक डांस परफॉर्मेंस चल रहा था, पर वहां पर सिर्फ लाल रंग का सिंदूर उड़ रहा था। रॉबिन धीरे धीरे चलता हुआ आंगन के बीचों बीच आ जाता है। उसे पता ही नहीं चला कि कब यहाँ पहुंच गया। बुलबुल जो डांस परफॉर्मेंस के बीच गोल गोल घूम रही थी, लाल रंग को देखकर उसका सर चक्कराने लगता है और वह अचानक से चक्कर खा गई। रॉबिन और बुलबुल इस समय उसे रंग के बीचों बीच खड़े हुए थे। बुलबुल घूमते घूमते कब रॉबिन के पास आ गई और रॉबिन ने जब देखा कि कोई लड़की गिरने को हो रही है तो उसने जल्दी से उसे लड़की को संभाल लिया। बुलबुल बेहोश हो गई थी और रॉबिन की बाहों में झूल गई थी। हवा में उड़ने वाला सिंदूर इस समय रॉबिन और बुलबुल के ऊपर रंगों की तरह बिखर रहा था। सब जगह रंग उड़ रहे थे, इसीलिए किसी को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था और रॉबिन बुलबुल को अपनी बाहों में लेकर खड़ा था। बुलबुल ने बेहोशी में जाने से पहले बस एक झलक रॉबिन को देखा था और फिर उसकी आंखें बंद हो गई थी, लेकिन रॉबिन की नजरें बुलबुल के ऊपर ही टिकी हुई थी। धीरे धीरे करके हवाओं से वो लाल सिंदूर उतर रहा है
और सबकी नज़र रॉबिन और बुलबुल पर जाती है। बुलबुल को ऐसे किसी की बाहों में देखकर सब हैरान हो जाते हैं और एक साथ वहां देखने लगते हैं। यहाँ तक कि लता ने तो अपने मुंह पर हाथ भी रख लिया था। बड़े बाबू ने जब ये देखा तो गुस्से में खड़े हो गए। अनिरुद्ध और पाखी भी हैरान होते हैं और सुवर्णा जी वह भी हैरानी से रॉबिन और बुलबुल को देख रही थी। सुवर्णा जी जल्दी से भागते हुए बुलबुल के पास आती है। अब जाकर उनका ध्यान बुलबुल पर जाता है, जिसकी आंखें बंद थी और वह मूर्छित अवस्था में रॉबिन की गोद में झूल रही थी। सुवर्णा जी हैरानी से बुलबुल को देखते हुए कहती है, अनिरुद्ध जल्दी से इधर आओ, बुलबुल बेहोश हो गई है। सुवर्णा जी की बात सुनकर सब घबरा जाते हैं। बड़े बाबू अब हैरानी से बुलबुल को देख रहे थे। सब लोग तेजी से बुलबुल के पास आते हैं। रॉबिन सबको हैरानी से देख रहा था। अनिरुद्ध जल्दी से रॉबिन के पास आता है और उसकी बाहों से बुलबुल को अपनी गोद में ले लेता है। रॉबिन एक तीखी नज़र से अनिरुद्ध को देखता है और अनिरुद्ध भी घूरते हुए रॉबिन को देख रहा था। भले ही दोनों एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन फिर भी उन दोनों को एक दूसरे से पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही थी। बड़े बाबू जल्दी से अनिरुद्ध से कहते हैं, अनिरुद्ध यहाँ पर तो पंडाल लगा हुआ है और सारे मेहमान भी यहीं पर है। एक काम करते हैं, बुलबुल को हमारे घर ले चलते हैं। अनिरुद्ध हाँ में सर हिलता है और बुलबुल को अपनी गोद में संभालता हुआ घर की तरफ निकल जाता है। सब लोग अनिरुद्ध के पीछे पीछे उसके साथ चले जाते हैं और रॉबिन हैरानी से सबको बस जाता हुआ देखता रह जाता है। रॉबिन के पूरे कपड़ों पर इस समय सिंदूर का लाल रंग लगा हुआ था। रॉबिन जब खुद को देखता है तो इरिटेट होते हुए कहता है, व्हाट द हेल, जब से इंडिया आया हूँ तब से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही रही है। हरिदा रॉबिन के पास आते हैं और कहता है, जी आप कौन? रॉबिन वो एड्रेस हरिदा को दिखाते हुए कहता है, मुझे इस पते पर जाना है। हरिदा जब इसमें अनिरुद्ध के घर का पता देखते हैं तो कहते हैं, अरे ये तो बड़े बाबू का एड्रेस है, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। वहीं दूसरी तरफ बड़े बाबू के घर में बुलबुल को कमरे में लौटा दिया गया था और सुवर्णा जी इस समय बुलबुल के पास थी। लता परेशानी का दिखावा करते हुए कहती है, हाय हाय, बेचारी बच्ची कैसे बेहोश हो गई है बताओ। सुवर्णा भाभी मैं तो कहती हूँ हमें बुलबुल की नज़र उतारती चाहिए। सुवर्णा जी भी परेशान होते हुए कहती है, शायद तुम ठीक कह रही हो लता, मुझे बुलबुल की नज़र उतारने ही पड़ेगी। बड़े बाबू कहते हैं, अच्छा ठीक है, अभी बुलबुल को अकेला छोड़ दो, वैसे भी वह बेहोश हो गई है, ऐसे में उसके आसपास इतना भीड़ होना अच्छी बात नहीं है। चलो सब बाहर निकलते हैं। सुवर्णा है बुलबुल के पास। बड़े बाबू कमरे से बाहर आते हैं, पर जैसे ही वह बाहर हाल में आते हैं उनकी नज़र दरवाजे पर जाती है, जहां पर हरिदा रॉबिन को लेकर अंदर आ रहा था। घर के अंदर कदम रखते ही रॉबिन वहीं रुक जाता है और हैरानी से उसे घर को देखने लगता है। उसे अचानक से वह दिन याद आ जाता है जब वह छोटा सा था और अपनी माँ के साथ यही दहलीज पर खड़ा था। तभी रॉबिन की नज़र बड़े बाबू के ऊपर जाती है, जो चश्मा के अंदर से रॉबिन को देख रहे थे। रॉबिन ने बड़े बाबू को पहचानने की कोशिश की और फिर धीरे धीरे अपने दिमाग पर जोर डालते हुए उसने बड़े बाबू को देखा। रॉबिन को अपनी माँ के साथ वह दिन याद आ जाता है जब वह यही दरवाजे पर खड़ा था और सामने खड़े थे बड़े बाबू। छोटा सा रॉबिन अपनी माँ के पीछे खड़ा था और उसकी माँ अपने पिताजी से कह रही थी, बाबा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे कितना प्यार किया था, अब अचानक से आप मुझसे सारे रिश्ते कैसे खत्म कर सकते हैं। पर बड़े बाबू गुस्से में अपनी बेटी रोनिता को देखते हैं और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने इस फिरंगी का हाथ थामा था। और इसी के साथ बड़े बाबू ने रोनिता के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। रोनिता रोते हुए उस बंद दरवाजे को देख रही थी और जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रही थी, बाबा आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए बाबा। अचानक से रॉबिन अपने ख्यालों से बाहर आता है और अपने सामने खड़े खड़े बाबू को देखता है। उम्र ढल गई थी लेकिन अकड़ अभी भी वैसी ही थी। रॉबिन ने पहचान लिया कि यह उसके नाना जी हैं, लेकिन साथ ही रॉबिन को अपनी माँ के साथ की गई जाती याद आ गई और उसकी आंखें सख्त हो गई। बड़े बाबू हैरानी से रॉबिन को देखते हुए कहते हैं, कौन हो तुम? तभी पीछे से लता आता है और रोनित को देखते हुए कहती है, अरे बाबा आपने इसे पहचाना नहीं, ये तो वह है ना। बड़े बाबू लता को देखकर कहते हैं, बहुमा बहू तुम जानती हो इस लड़के को? लता कहती है, अरे हाँ बाबा, अभी अभी तो मिले थे हम सभी इससे पंडाल पर, इसी ने तो बुलबुल को गिरने से बचाया था। बड़े बाबू रॉबिन को देखकर कहते हैं,
अरे हाँ, तुम तो वही लड़के हो जिसने बुलबुल को संभाला था। शुक्रिया हमारी बच्ची को संभालने के लिए, लता मुस्कुराते हुए कहती है। बाबा, आप इससे हिंदी में कैसे बात कर रहे हैं? इसे देखकर लगता है कि इसे हिंदी आती होगी। ये तो कोई विलायती है, लगता है यहाँ पर घूमने आया है। अब तक अनिरुद्ध, सोमेन और पाखी भी वहाँ आ गए थे। अनिरुद्ध कहता है, कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ इससे। अनिरुद्ध रॉबिन के सामने आता है और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो मिस्टर, माय नेम इज अनिरुद्ध, नाइस टू मीट यू। रॉबिन अपनी भूरी नजरों से घूरते हुए अनिरुद्ध को देखा है और फिर उसके उस हाथ को देखता है, लेकिन रॉबिन उससे हाथ नहीं मिलता है। अनिरुद्ध जब देखता है कि रॉबिन ने उससे हाथ नहीं मिलाया है, तो वह अपने हाथ पीछे ले लेता है और फिर रॉबिन से कहता है, माई फैमिली वांट्स टू थैंक्स यू फॉर सेविंग माई फिन्स फ्रॉम फॉलिंग। रॉबिन को अनिरुद्ध की सारी बात समझ में आ रही थी, भले ही वह इंग्लिश में बोल रहा हो या फिर हिंदी में, लेकिन उसने अनिरुद्ध को सामने से कोई जवाब नहीं दिया बल्कि अपनी निगाहों से उसे घूरता ही रहा। अनिरुद्ध ने कहा, आई थिंक यू कैन दी अंडरस्टैंडिंग मी। वॉट एस योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम? इस बार रॉबिन अनिरुद्ध को घूरते हुए देखकर कहा, रॉबिन फ्रॉम रशिया। सब लोग हैरानी से रॉबिन को देखने लगे थे, क्योंकि रॉबिन के पहली बार बोलने पर किसी के दिमाग में उसके बारे में कुछ आया ही नहीं था। लेकिन सुवर्णा जो दरवाजे पर खड़ी थी, वह हैरानी से रॉबिन को देखते हुए कहती है, तुम रोनिता की बेटे हो। सब लोग एक साथ हैरानी से सुवर्णा जी को देखने लगते हैं और फिर सबका ध्यान रॉबिन के ऊपर जाता है, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उन लोगों को देख रहा था। लता की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, ये सोचकर कि रोनिता का बेटा यहाँ पर आया है तो जरूर अब वह यहाँ पर सबको प्रॉपर्टी पेपर के बारे में बता देगा। लेकिन बड़े बाबू की आंखें गुस्से में बड़ी हो गई थी। वह रॉबिन को देखते हुए कहते हैं, कौन हो तुम? रॉबिन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के बड़े बाबू को देखते हुए कहा, रॉबिन, रोनिता का बेटा। ये बात रॉबिन ने हिंदी में कही थी, लेकिन उसके मुंह से ये सुनकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अनिरुद्ध और पाखी एक तरफ खड़े हो गए थे। हालांकि उन्होंने कई बार इस घर में रोनिता और उसके साथ हुए हादसे के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने कभी रॉबिन के बारे में नहीं सुना था। और अब अचानक से रॉबिन उन सबके सामने आ गया तो वह दोनों भी हैरान हो गए थे। रॉबिन अपना एक कदम उठाता है और घर के अंदर रखना है, लेकिन उसी के साथ बड़े बाबू चिल्लाते हुए कहते हैं, खबरदार, जो अपने कदम इस घर के अंदर रखे तो अभी के अभी वापस लौट जाओ। क्यों आए हो यहाँ पर? क्या लेने आए हो? जिसका इस घर से कोई रिश्ता था, जब उसे इस घर से कुछ नहीं मिला तो तुम्हारा तो इस घर से कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर किस हक से इस घर में अपने कदम रख रहे हो? रॉबिन घूरते हुए बड़े बाबू को देखता है और कहता है, मैं यहाँ पर किसी से कोई रिश्ता जोड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि उसे लेने आया हूँ जो मेरा हक है। बड़े बाबू ने कहा, कोई हक नहीं है तुम्हारा इस घर में, वापस चले जाओ अपने देश। रॉबिन अपने बैग की पहली चैन खोलना है और उसमें अपने हाथ डालते हुए कहता है, चला जाऊंगा, वैसे भी मैं यहाँ पर कौन सा हमेशा के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं वह लेकर जाऊंगा जिस पर सिर्फ मेरा हक है। ये कहते हुए रोनित प्रॉपर्टी के पेपर उनके सामने करता है। सब लोग हैरानी से उसे पेपर को देख रहे थे। बड़े बाबू गुस्से में रहते हैं, क्या है ये? लेकिन उस प्रॉपर्टी के पेपर को देखकर लता की जान गले में अटक गई थी। मतलब कि उसका शक सही था, रोनिता का बेटा यहाँ पर अपने हिस्से की जायदाद के लिए आया है। अब लता की डर के मारे हालत खराब हो रही थी। अगर किसी को ये पता चल गया कि उसने प्रॉपर्टी के पेपर रॉबिन के पास भिजवाए थे तो सारा इल्जाम उसी के ऊपर आ जाएगा। अनिरुद्ध आगे आता है और रॉबिन के हाथ से वह पेपर लेकर उसे पढ़ने लगता है। जैसे ही वह उस पेपर को पढ़ता है, वो हैरानी से बड़े बाबू की तरफ देखते हुए कहता है, दादू, इसमें तो लिखा है कि पीसी माँ बुआ के नाम जो आधी खंडहर हवेली है, उस पर हमने क्लेम किया हुआ है। हम चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए। बड़े बाबू गुस्से में अनिरुद्ध के पास आते हैं और उसके हाथ से वह पेपर लेते हुए कहते हैं, हो ही नहीं सकता है, हमने उससे हवेली पर कभी अपना दावा नहीं किया है। लेकिन जैसे ही वह उस पेपर को पढ़ते हैं, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह गुस्से में अपने परिवार को देखते हुए कहते हैं, सोमेन, ये क्या है? सोम हैरानी से कहता है, क्या बाबा, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो रोनिता के हिस्से की उस खंडहर हवेली को कभी देखा भी नहीं है। जब से आपने हम सबको मना किया है, हम में से कोई उस तरफ नहीं गया है। बड़े बाबू गुस्से में कहते हैं, अगर ऐसा है तो फिर इसका कागज पर तुम्हारे दस्तखत कैसे आए हैं?
जिस पर लिखा हुआ है कि तुम उस हवेली को अनिरुद्ध के नाम करना चाहते हो। अपने पिता की बात सुनकर सोमने की भी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसे खुद नहीं पता था कि इस प्रॉपर्टी पर उसके साइन कहाँ से आए हैं। लेकिन तभी रोबिन बड़े बाबू के हाथ से प्रॉपर्टी के पेपर लेता है और उसे वापस फोल्ड करते हुए कहता है, यह आपके घर का फैमिली मैटर है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। मैं बस यहाँ पर अपने माँ के हिस्से की प्रॉपर्टी पर क्लेम करने आया हूँ। पहले वह प्रॉपर्टी मेरी माँ की थी, इस नाते से अब वह मेरी है। तो आपने पहला एपिसोड सुना कॉन्ट्रैक्ट किलर विद द नाइट एंगल का, और पहले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे रॉबिन जो है वो जर्मनी से कोलकाता आ जाता है और कोलकाता में उसकी मुलाकात होती है बुलबुल से, एक बंगाली गर्ल, बहुत ही नटखट नौटी चुलबुली सी लड़की। इनकी जो स्टोरी है, जो केमिस्ट्री है, वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो आप इस कहानी को सुनिए, पूरा सुनिए। मैं दावे से कह सकती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत मज़ेदार लगेगी, क्योंकि जब मैं इसे लिख रही थी मुझे तभी ये बहुत अच्छी लगी थी। और हाँ, इसके बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग भी थी। तो आप इस कहानी को ज़रूर सुनिए। और पहला एपिसोड ही आया है, अगला एपिसोड मैं चाहूँगी कि मैं और बढ़ा दूँ, ताकि इस एपिसोड को, ताकि ये जो दिन मैंने वो किए हैं वो कवर हो जाए। बट डोंट वरी, मैं अब कोशिश करूँगी जल्द से जल्द एपिसोड देने की। भले ही छोटे दूँ, लेकिन एपिसोड जल्दी आएंगे, पर तब आएंगे जब इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। तो हमेशा की तरह लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।